तो मिटाए नहीं थे, क्या मतलब है? तो ये लाल वाला लाइन आ रहा है जो मैं अभी बनाया था जस्ट। सर 3 भी बता दीजिए। थर्ड नंबर ही बता दे। लाल लाइन दिख तो नहीं रहा हमको। थर्ड नंबर जूम में ये है थर्ड एक नंबर। बग, जो हम लोग ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग को कभी कभार दिखने लग जाता है। जैसे कल भी एक एनोटेशन किए थे हम, तो हमको पूरा क्लास पर रहा था वो मेरा स्क्रीन में। सही एग्जिट सही करके है। फिर से एंटर करेंगे तब वो गायब होगा। सही है सही है सही है। और करो एनोटेशन। थर्ड नंबर वाले पार्ट में अच्छा ये थर्ड नंबर बोल रहा है ना, करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल फॉर अमाइन इन्वर्जन। अनूप, हाँ सर। तो यार इसमें तो बन जाना चाहिए था सवाल। सर खाली अगर बता मान लो, दीजिए कि हाँ बोलो। मतलब डी तो होगा, लेकिन उसका पीछे के रीजन कुछ और है कि जो सिंपल हम लोग सोच रहे हैं भाई? क्या सोच रहा है वैसे ये बताओ पहले, तब तो हम कुछ बोल पाएंगे। सर 1 मिनट कॉल आ गया था, फिर से बोलिए, क्या हम सुने नहीं। बोल रहे हैं कि क्या सोच रहा था तुम, सिंपल रीजन ये बताओ पहले। कि अगर मतलब फ्लिप हो रहा है तो दोनों तो एक ही मॉलिक्यूल और सबका सब कुछ सेम है, तो एनर्जी तो फाइनली और इनिशियली सेम ही हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब सारा स्ट्रक्चर सेम है। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, ड्यूटेरियम अटैच्ड है, ट्रीटियम अटैच्ड है। तो मान लो केमिकल बॉन्डिंग पे चले जाते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में एच इधर है, डी इधर है और टी इधर है, या फिर यहाँ पे टी है यहाँ डी है। फर्क थोड़ी ना पड़ता है केमिकल बॉन्डिंग में लोन पेयर। वो तो बहुत ही स्पेस के ओरिएंटेशन में आते हैं तब जाके ऑप्टिकल रोटेशन में फर्क पड़ता है, बट अदरवाइज सारे एटम्स के बीच का डिस्टेंस, सारे ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम टाइप का है। तो एटम्स कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रिलेटिव जो रिपल्शन है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। मतलब दोनों का स्टेबिलिटी वाला पार्ट सेम है। अगर स्टेबिलिटी सेम है तो दोनों का एनर्जी भी सेम होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट राइट साइड में, ए और बी दोनों का एनर्जी सेम होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन तो पहले में नहीं है। रिएक्टेंट वाला पार्ट हाइयर एनर्जी पे है, प्रोडक्ट वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे है। तो रिएक्टेंट जब हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे मूव करेगा तो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हाइयर से हम लोग लोअर एनर्जी पे मूव कर रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ सिस्टम से एनर्जी बाहर जाएगा। इस तरह के केस में हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। दूसरे में लोअर से हाइयर एनर्जी पे जा रहा है, तो लोअर से हाइयर एनर्जी पे जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड वाले केस में फिर से हाइयर से लोअर पे जा रहा है, और लास्ट वाले केस में बराबर एनर्जी है। तो बराबर एनर्जी केवल लास्ट वाले केस में दे रखा, और ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 दे रखा है। तो ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 138। यस सर। 88। 88, अच्छा ठीक है। 88, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। तो मिथाइल अमाइन, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, मेथनॉल। अभी इस सवाल को नहीं कर सकते, थोड़ा रेजोनेंस तक के लिए रुक जाओ, फिर उसका डिस्कशन कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, रेजोनेंस तक के टॉपिक पे रुक जाओ, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, और जहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उधर रहेगा। हमको नहीं लगा था कि ऐसा कुछ सवाल होगा, इस क्वेश्चन को भी रहने देना। 88 नंबर को एसिडी के स्ट्रेंथ वाले पार्ट में, एसिडी के स्ट्रेंथ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि चार्ज वगैरह सब कैसे कैसे डेवलप हो सकता है, वहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 के अलावा और कोई डाउट? 100 तक में कोई डाउट? 100 में अगर डाउट नहीं है तो 138 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, विच एनर्जी डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द गिवन रिएक्शन। कौन सा एनर्जी डायग्राम ये गिवन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जैसे एक चीज सोच के देखो, वैसे हम बोले थे कि ये सवाल हम, हाँ बोलो सर। इसमें हम एक लॉजिक लगाए हैं, वो बताइएगा सर सही है बताओ। कि नहीं। हाँ लेकिन एकदम यहाँ पे बताओ। फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी दिया जा रहा है, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, यानी ठीक ए है, और बी तो नहीं हो सकता, सी और डी में से कुछ होगा। यानी ए और बी तो नहीं हो सकता, सी और डी में से कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर डिसाइड करना है कि ये सिंपल रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। फिर सोचे ऐसा कि इसमें ऐसा एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें कार्बन में एक तरफ प्लस चार्ज होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, फिर ओरिएंटेशन चेंज होगा एटम्स का, फिर वो डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। तो इसलिए इसमें ठीक एक है। बन जैसे उसमें सकता है, तो फिर एक एक चीज ई थोड़ा सा होना चाहिए पहला, इसका आंसर।
पहला वाला जो पार्ट है उसमें हम छोटा सा इसमें डिस्कशन ऐड अप करेंगे। जैसे तो बोला कि यहाँ सनलाइट दे रखा, तो इसका मतलब एनर्जी दे रहे हैं, तो हम लोग लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, ये एक चांस हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सनलाइट केवल रिएक्शन को इंड्यूस कराने के लिए दिया गया हो, केवल थोड़ा सा इंडक्शन के लिए दिया फिर छोड़ दिया, ये भी हो सकता है। तो वो लॉजिक ठीक है, बहुत गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर होगा तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करो, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ चुके हैं, बाकी लोग भी इस चीज को कंपेयर करके देखो। पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में यहाँ पे ट्रांस स्ट्रक्चर दिख रहा है और दूसरे वाले केस में सिस स्ट्रक्चर दिख रहा है। सिस और ट्रांस वाले पार्ट में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, कितना क्या सुन रखा है? तो ट्रांस। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ट्रांस वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो लोअर एनर्जी पे रहेगा। तो रिएक्टेंट हायर एनर्जी पे है, रिएक्टेंट हायर एनर्जी पे है, रिएक्टेंट लोअर एनर्जी पे, रिएक्टेंट लोअर एनर्जी पे। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, सबसे पहला चीज। अब इसके बाद ये है कि जैसे ऐसा सोच के देखो कि ये मॉलिक्यूल वाला पार्ट जो है ये दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा लॉजिक क्या बताया था अरविंद? मतलब ये तो एक पार्ट हो गया, दूसरा लॉजिक क्या बताया था? फिर ये डिसाइड करेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो फिर ये चेक करेंगे कुछ इंटरमीडिएट बन रहा है कि नहीं। तो फिर एक हाँ ऐसा तुक्का लगाए हैं कि ऐसा एक इंटरमीडिएट बना होगा जिसमें एक तरफ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, एक तरफ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और सिंगल बॉन्ड होगा। और सिंगल बॉन्ड रोटेशन को अलाउ करता है, तो फिर वो रोटेशन हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा। काइंड ऑफ बोल सकते हैं, मतलब तुक्का तो ठीक ही है, ऐसा तुक्का लगाया भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज सोच के देखो, जैसे मान लो कि हम लोग का यहाँ पे ट्रांस स्ट्रक्चर है और इसको हम लोग सिस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे पाई बॉन्ड वाला पार्ट हम लोग का बना रहता है, बट हम लोग का जो ट्रांस स्ट्रक्चर है अगर उसको दूसरे तरफ जाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक स्ट्रक्चर वैसे ही रहा होगा और दूसरा स्ट्रक्चर वाला पार्ट उसको हम लोग घुमा रहे हैं। तो अपना जो पाई बॉन्ड है हम लोग उसमें एक कार्बन एटम से रिलेटेड जो ऑर्बिटल है उसको वैसे ही रख रहे हैं, बट दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल को बिल्कुल 180 डिग्री फ्लिप कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जैसे ही हम लोग का ये रोटेशन होना शुरू होगा, इसका मतलब पाई बॉन्ड तो ब्रेक करेगा ही करेगा। और अगर पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो शायद बचपन में सुन रखा होगा, तुम लोग सुन तो रखा ही है डेफिनेटली, हम लोग दो तरह के पार्ट की बात करते हैं, एक चीज हो गया होमोलिसिस और दूसरा होता है हेट्रोलिसिस। इसलिए क्वेश्चन दिए थे ताकि सोच के देखो, जब भी कभी हम वो लोग, होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक हाँ, क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज, जब हम लोग होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस की बात करते हैं तो जैसे जब भी कभी एक बॉन्ड बनता है इसको ब्रेक करने का नॉर्मली दो तरीका होता है। एक तरीका ये कि दोनों का इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम से वापस चला जाए, दोनों का इलेक्ट्रॉन, तो ए वाले पार्ट के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बी वाले पार्ट के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी, दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही एटम में चला जाए। जनरली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसी के ऊपर हम लोग का चार्ज वाला पार्ट मूव किया करता है। मतलब जब भी कभी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट को इधर उधर मूव कराने की कोशिश करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेफरेबली उस एटम पे जाना कंसिडर करता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में ए के ऊपर प्लस चार्ज है और बी वाले पार्ट के ऊपर माइनस चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोगों का जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल इक्वल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ऑब्वियस सी बात हम लोग होमोलिसिस वर्ड यूज कर सकते हैं। और हेट्रोलिसिस में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आया। तो अगर हम लोगों को इस बॉन्ड को घुमाना है नीचे साइड तो ये बीच के पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ फिर वापस से बन गया। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना और ये जिंदगी भर के लिए वैलिड रहेगा। 10th क्लास में ही इनफैक्ट जो टॉपिक दे रखा है कार्बन एंड कंपाउंड, उनका टॉपिक में और पहला जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले पार्ट में सबसे शुरुआत में एक टाइप ऑफ रिएक्शन का टॉपिक दे रखा है जिसमें वर्ड मेंशन कर रखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसमें 3 तरह का डिकम्पोजिशन है। अब प्रियांश एक डिकम्पोजिशन तुम बताओ। सर एक बार डिस्कस हो चुका है लास्ट टाइम, में प्रियांश से ही पूछे थे। फिर बताएगा, बताओ भाई। इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक, हाँ भाई। आदित्य आर्यन दूसरा बताओ। थर्मल। थर्मल। और अद्वै? फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक। तो इस चीज का ध्यान इतिहास से रखना, पूछे थे, हमसे नहीं पूछे थे ये चीज। चलो कोई नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट रहेगा
या फोटोलिसिस वाला पार्ट रहेगा। इन दोनों केसेस में हम लोग मोस्टली होमोलिसिस कराते हैं, मोस्टली। राइट, शांत हो जा, ठीक है। इन दोनों केसेस में हम लोग मोस्टली फोटोलिसिस कराते हैं। थर्मल के केस में आयंस का फॉर्मेशन होता है। थर्मल के केस में दोनों चीज हो सकता है, होमोलिसिस भी हो सकता है, हेटेरोलिसिस भी हो सकता है। बट करंट जैसे ही फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एकदम से जाके स्ट्राइक करेगा। तो जब एकदम से कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। फोटोलिसिस में भी अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को अप्लाई करो तो फोटोन का मतलब हम लोग मेंशन करते हैं बंडल्स ऑफ एनर्जी। तो एक एक बंडल एक एक करके कोलाइड करता है। तो एक बॉन्ड के अंदर एक बंडल गया, एकदम से एनर्जी गया, तो तुरंत एकदम से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा। जब भी कभी एकदम से एनर्जी मिलता है तो एकदम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन जनरल। इन दोनों पार्ट के अलावा मतलब करंट पास कराओ, इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, या फोटोलिसिस वाला पार्ट कराओ। फोटोलिसिस में एच न्यू दे रखा होगा, या फिर सनलाइट दे रखा होगा, या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट दे रखा होगा। मतलब इन तीनों में से कोई भी चीज दे रखा हो, सनलाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट या फिर एच न्यू, तो उसमें फोटोलिसिस कंसिडर करना। और इन सब के बाद मेटल वाले पार्ट की बात करते हैं हम लोग। जब भी कभी एक मेटल होगा तो मेटल भी क्या करता है, मेटल वाले पार्ट का बचपन से 8वें क्लास से हम लोग प्रॉपर्टी सुनते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में भी इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है बेसिकली, और मेटल में भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इन तीन केसेस में जनरली हम लोग हमेशा होमोलिसिस कराएंगे और रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इस चीज का ध्यान रखना। जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करेंगे जीओसी के बाद, तो उसमें सबसे पहला हम लोग का जो मैकेनिज्म होता है उस चीज को हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही कहते हैं। सबसे बेसिक और सबसे एलिमेंट्री टाइप का मैकेनिज्म है। उस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले पार्ट में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आइदर इलेक्ट्रोलिसिस होगा, या मेटल के प्रेजेंस में होगा, या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में। 10th क्लास में एक रिएक्शन दे रखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लोग कार्बन कंपाउंड वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रखा, जिसमें हेलोजेनेशन दे रखा है। तो उस हेलोजेनेशन वाले पार्ट में हम लोग एक CH4 मॉलिक्यूल का रिएक्शन अगर H2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर एच न्यू, तब उस केस में CH3X का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ HX का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्शन होता है इस चीज को हम लोग हेलोजेनेशन बोल सकते हैं। हेलोजन एडिशन मतलब हेलोजेनेशन, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना भी, और हमेशा के लिए ऑलमोस्ट ध्यान रख सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेटल देने पे या फिर इलेक्ट्रोलिसिस देने पे, मतलब करंट पास कराने पे, या सनलाइट, एच न्यू वगैरह देने पे रेडिकल का फॉर्मेशन करा के उसके थ्रू हम लोग रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं। अब आते हैं सवाल पे। इस सवाल में एच न्यू दे रखा है। तो एच न्यू देने का मतलब है कि हम लोग का जैसे सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हो रहा, बस पाई बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि पहले जो ओरिएंटेशन है वो दूसरे डायरेक्शन में घूम रहा है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ही होगा। इसका मतलब अपने ट्रांस वाले स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ केवल, और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस केस में अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर हेटेरोलिसिस हो जाए या होमोलिसिस हो जाए। लेकिन क्योंकि एच न्यू है तो इसका मतलब हम लोग होमोलिसिस कराएंगे। होमोलिसिस कराने का मतलब दोनों के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट के बाद बॉन्ड घूम भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में इधर उधर शिफ्ट कर सकता है। तो इस केस में पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद दोनों के ऊपर एक एक रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, फिर बॉन्ड रोटेट हुआ। रोटेट होने के बाद ये पार्ट आराम से दूसरे ओरिएंटेशन में गया, और यहाँ के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट फिर से इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। तो इसका मतलब जो इंटरमीडिएट है वो हम लोग ये चीज कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो मतलब घूमने के बाद वाले पार्ट को इंटरमीडिएट नहीं बोल रहे हैं, जो रेडिकल बन गया केवल इतने ही पार्ट को हम लोग इंटरमीडिएट बोल रहे हैं। तो पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, दो रेडिकल बने, रेडिकल वाला पार्ट ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है। तो जब भी कोई स्पीसीज ना रिएक्टेंट होता है ना प्रोडक्ट होता है तो इंटरमीडिएट होता है। तो इस केस में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और बीच में रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये अपना इंटरमीडिएट है। तो जब भी कभी हम लोग किसी रिएक्शन में केवल एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट होता है तो एक स्टेप में रिएक्शन बोला करते हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स में मैकेनिज्म में पढ़ा होगा। अगर हम लोग का एक इंटरमीडिएट बन रहा तो ये पार्ट को हम लोग इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। मतलब ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, बट कोई भी एक स्पीसीज जो बीच के स्टेप में एग्जिस्ट कर रहा, जो ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, उन दोनों से मोस्टली अनस्टेबल होता है। इन जनरल मोस्टली अनस्टेबल होता है, उस चीज को हम लोग इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। सर तो ये पूरा अनस्टेबल रिएक्शन होता है तो उसका एनर्जी हायर होना चाहिए ना, इसमें लोअर क्यों दिया हुआ है इंटरमीडिएट का? इंटरमीडिएट की एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में हायर होना चाहिए? सर बाकी दोनों पोजीशंस जो स्टेबल है उसके अकॉर्डिंग। तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हायर एनर्जी है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हायर एनर्जी है।
सर हाईएस्ट एनर्जी फिर किस पॉइंट पे गया होगा? हाईएस्ट एनर्जी वाला पार्ट डिपेंड करता है कि तुम्हारा कौन से स्टेप को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मान के चल रहे हैं। जैसे एक चीज सोच के देखो, यहाँ हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं इस चीज का। पहले स्टेप में केवल ये जो पहला स्टेप लिखे हम, ये पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि बॉन्ड बन रहा है? ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। और दूसरे स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि बन रहा है? बन रहा है। हाँ, ओके। तो तुम लोगों के हिसाब से लॉजिकली बस सोच के बताओ, बॉन्ड का बनना ज्यादा फास्ट होना चाहिए या बॉन्ड का ब्रेक होना ज्यादा फास्ट होना चाहिए? ब्रेक होना। ब्रेक होना फास्ट होना चाहिए। बनना फास्ट होना चाहिए। अपना अपना लॉजिक दे सकते हैं। जो बोल रहे हैं कि ब्रेक होना फास्ट होना चाहिए, क्यों ऐसा होना चाहिए, क्या रीजन लगता है? बचपन से सुना है कि तोड़ना ज्यादा इजी होता है बनाने से। अरे इजी और फास्ट में डिफरेंस है। ठीक है, टाइम में भी वही लागू। अच्छा, ये तो मतलब किसी भी चीज को बनाने में टाइम लगता है ना, ओवर द प्रोसेस और डिस्ट्रॉय करना आसान, डिस्ट्रॉय करना आसान होता है। अच्छा, नहीं चलो ठीक है, इस सेंस में बात मत करो, बॉन्ड के सेंस में बात करो। मतलब तुम लोग लिटरल सेंस में ले लियो, ऐसा नहीं करना है। बॉन्ड के सेंस में बात करो कि बॉन्ड वाले पार्ट में ब्रेक करना ज्यादा आसान है कि बनाना ज्यादा आसान है। तो उसको ऐसा समझ लो सिंपली कि अच्छा, अनूप तुम क्या लॉजिक बोल रहा था? सर बॉन्ड बनता है किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर हम लोग तोड़ रहे तो हम लोग एनर्जी दे रहे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो बनना ज्यादा फास्ट जब भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए बन रहा है, तो अपने आप से हो रहा है, हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है तो उसके लिए एनर्जी देना पड़ रहा है। वो भी एनर्जी हम लोगों को सराउंडिंग से ही मिल रहा है, बट जो सराउंडिंग से एनर्जी मिल रहा है वो एनर्जी वाला पार्ट धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर करके ये प्रोसेस कंसिडर करता है। हम लोग इस सिनेरियो की बात नहीं कर रहे कि यहाँ सनलाइट दे रखा है तो एकदम से बॉन्ड ब्रेक वाला टाइप से, ऐसा बात नहीं कर रहा है। बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है तो इनिशिएशन के लिए, ऐसा नहीं कि बस हम लोग HNO को हमेशा डाल के रखेंगे। जब भी कभी रिएक्शन हम लोग इनिशिएट करते हैं रेडिकल में, तो एक बार इनिशिएट करके फिर छोड़ देते हैं, अपने आप से रिएक्शन होता है। तो उसमें होता है क्या नॉर्मली कि जैसे जो सिस्टम के आजू बाजू जो भी सराउंडिंग्स में एनर्जी चल रही है, उन्हीं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है। और अगर हम लोग सिस्टम के एनर्जी से सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे तो हीट वीट देना पड़ता है अपने को। तो अगर मान लो कि एक सिस्टम मतलब एटमॉस्फेयर में एक बॉन्ड बन रहा है, तो अपने आप से स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो एनर्जी लूज करके बनने की टेंडेंसी में रहेगा, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिल रहा है। जब ब्रेक करना होगा तो धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद जब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होता है तो फिर आराम से सिस्टम से बाहर निकल जाता है। तो उस तरह का चीज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं बेसिकली। मतलब उसको ऐसा समझ लो, ज्यादा सिंपल एग्जांपल लेना है तो और कोई एग्जांपल से रिलेट कैसे, हाँ ठीक है, इवेपोरेशन वाला एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। इवेपोरेशन प्रोसेस वाले पार्ट में जैसे अगर हम लोग पानी को ऐसा ही छोड़ दे, तो उस केस में जो इवेपोरेशन का रेट है वो कंडेंसेशन वाले पार्ट के रेट से काफी हद तक डिफर करेगा। हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हैं, मान लो हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा भी टेम्परेचर लो रखते हैं, मान लो लोग पानी जो है ठंडा पानी है 15 डिग्री सेल्सियस पे या 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो तुरंत बाहर सरफेस पे पानी जम जाता है, मतलब तुरंत जमना शुरू हो जाता है। उतने फास्ट रेट से हम लोग इवेपोरेशन, नहीं तो तुम पानी को छोड़ दो तो उतने फास्ट रेट से इवेपोरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सराउंडिंग से वो एनर्जी वाला पार्ट गेन करके धीरे धीरे मतलब एनर्जी वाला पार्ट लूज करने की कोशिश कर रहा है, तो सराउंडिंग से ही एनर्जी एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे एनर्जी लूज करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग ऐसा नॉर्मली कंसिडर करते हुए काम कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग गैसियस पार्ट से लिक्विड पार्ट में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में बॉन्ड का स्ट्रॉन्गर फॉर्मेशन हो रहा है, तो थोड़ा ज्यादा फास्ट प्रोसेस है। और हम लोग जब लिक्विड स्टेट से गैसेस फॉर्म में मूव कर रहे हैं, तब उस केस में हम लोगों का एक स्टेबल स्टेट वाला पार्ट बॉन्ड ब्रेक कर करके अनस्टेबल स्टेट में जा रहा है, मतलब गैसेस फॉर्म में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो लिक्विड स्टेट के इंटरेक्शन वाले बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और ब्रेक होकर के हम लोग के गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है तो उसको सराउंडिंग से एनर्जी लेके अगर यही प्रोसेस कैरी आउट करना है तो वो धीरे धीरे ये चीज कर पाएगा।
अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर फास्ट हो जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी का ट्रांसफर फास्ट होगा तो वही प्रोसेस फास्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग किसी भी नॉर्मली एक स्टेप की बात करते हैं तो स्टेप को हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन में यूज करके देखने की कोशिश करते कि अगर ये कंडीशन नॉर्मल टेम्परेचर पे होता तो इस एनर्जी को मिलने में कितना टाइम लग रहा होता। तो इस तरह के केस में जैसे मान लो कि हम लोग ये पहले वाले स्टेप की बात कर रहे हैं, तो पहले वाले स्टेप में हम लोग का बॉन्ड ब्रेक हो रहा, दूसरे वाले स्टेप में बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड का बनना बहुत ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जल्दी बनना चाहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, बिना एनर्जी के हम लोग ट्रांजिशन स्टेट में नहीं जा पाएंगे। लेकिन बॉन्ड का बनना क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्टेबिलिटी मिल रहा होगा, तो आराम से जो दूसरा स्टेप है ये थोड़ा फास्ट होना चाहेगा। बॉन्ड का ब्रेक होना है कि स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में मूव करना चाह रहे हैं हम लोग, तो इनर्शिया रहेगा, ये पार्ट नहीं होना चाहेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप वाला पार्ट स्लोएस्ट स्टेप होगा या स्लो स्टेप होगा। तो अपने एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम में यहाँ डायग्राम उस सेंस में नहीं दिया है कि फास्ट स्टेप या स्लो स्टेप कौन सा है, बस इस सेंस में दिया है कि हम लोग का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम क्या होगा। लेकिन ये डायग्राम ज्यादा प्रिसाइजली अगर होना चाहिए था तो ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते थे। इंटरमीडिएट का एनर्जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों से हायर है, पहला चीज। दूसरा, पहला स्टेप वाला पार्ट जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक होने के लिए जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा, तो इसलिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाला पार्ट ज्यादा है। जबकि दूसरे वाले केस में बॉन्ड हम लोगों का बन रहा है, तो इस केस में भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, लेकिन इस केस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत हायर नहीं चाहिए, ये प्रोसेस आसानी से हो जाना चाहेगा। तो इसलिए जो पीक वाला पार्ट है काफी कम है। ये पहला वाला पार्ट हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कंसिडर किया जा सकता है, जैसा हम लोग मैकेनिज्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना इसमें दो पार्ट का तो फिर क्या ही, एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम तो हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस एक छोटे सा पार्ट का ध्यान रखना, इस चीज की वजह से हम सवाल लिए थे। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट दे रखा हो, या फिर सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट या एचएनयू दे रखा हो, या जनरली मेटल दे रखा हो। मेटल में हमेशा नहीं है, मेटल में ये भी होता है, सॉरी हेटेरोलिसिस भी होता है। लेकिन ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सिमेट्रिकल बॉन्ड है, सिमेट्रिकल बॉन्ड का मतलब अगर ए टाइप बॉन्ड है और इसमें अगर हम लोग मेटल डाल रहे हैं, तो हमेशा हम लोगों का होमोलिसिस ही होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल बॉन्ड है तब इस तरह के केस में हेटेरोलिसिस होगा, बट अगर सिमेट्रिकल बॉन्ड है तब उस केस में हमेशा होमोलिसिस ही होगा प्रेफरेबली। ये तीन केसेस का थोड़ा ध्यान रखना। इन तीन केसेस में लोगों का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, और इन तीन के अलावा और किसी केस में हम लोग नॉर्मली फ्री रेडिकल वाले पार्ट को यूज नहीं कर रहे होते हैं। मैकेनिज्म में इस चीज को हम लोग रिपीट करेंगे। 138 के बाद और कोई डाउट? सर 150 लॉजिक ठीक लगा था, मतलब अरविंद का लॉजिक ठीक था। मतलब अगर तुक्का भी मारना है तो उस लॉजिक के हिसाब से मारा जा सकता है, बट उसमें जैसे पहला चीज ये अच्छा था कि एचन्यू मतलब हीट एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो लोअर से हायर पे गए, तो इसलिए पहला दूसरा ऑप्शन खत्म हो गया। और क्योंकि हम लोग वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक होना ही होना है। अब अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो हो रहा होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कुछ तो चार्ज बनेगा। बस ये था कि सनलाइट में प्लस माइनस नहीं बनता, रेडिकल बनता है। पर चलो ठीक है, प्लस माइनस भी लेके चलो तो कोई बुराई नहीं है अपने को। 138 के बाद और कोई डाउट? सर 153 147 147 में हाउ मेनी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डज अमोक्सिसिलीन पोजेस? मेरा 8 आ रहा है। तुम्हारा 8 आ रहा है, यहाँ पे हमको 4 दिख रहा, यहाँ पे 5वां दिख रहा, उसके अलावा 6, 7, 8, 9, हमको तो 9 दिख रहा। आंसर कितना दे रखा? सर 9वां कैसे आया? वो रिंग तो एक ही है ना? इधर कोई दिक्कत बेंजीन रिंग में? नो सर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नो सर। यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिक्कत नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज देखो, इस नाइट्रोजन वाले पार्ट को देखो। फिर नाइट्रोजन वाला पार्ट 3 बॉन्ड अगर बनाया तो एक ऊपर से बना रखा है, एक नीचे से बना रखा है। एक मिनट आंटी जी, अच्छा क्या थोड़ा घर में साफ सफाई चल रहा है दिवाली का, तो इसलिए। तो हाँ ठीक है, तो इसके सर इसमें वो नाइट्रोजन वाला थोड़ा जो पार्ट है, स्पेस दिया हुआ था ना वहाँ पे, तो फिर उसको ध्यान से देखे नहीं थे।
हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रखा है तो इसलिए ऐसा चीज रहेगा, मतलब उसमें एकदम चिपका हुआ बॉन्ड, मतलब ठीक है, डायग्राम बनाने की वजह से। जैसे अब यहाँ पे ऐसा समझो, यहाँ जो NH2 है, तो NH2 वाले पार्ट में यहाँ पे बॉन्ड में गैप तो है, तो कोई भी जैसे जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनते हैं, तो सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता एकदम बिल्कुल बॉन्ड चिपका हुआ रहता है, स्पेशली जब कार्बन से रिलेटेड जो भी हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है केमड्रॉ, तो केमड्रॉ में जब भी हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके इसमें कार्बन कार्बन अटैच्ड होता है, बट इसके बाद जो भी एटम लिखना होता है वहां पे गैप आता ही आता है, इन जनरल गैप आता है, तो इसलिए वहां पे गैप आ रखा है। ठीक है, यस सर। और सर और ध्यान भी नहीं डाउट? दीजिए, नाइट्रोजन है वहां पे। हाँ ठीक है, मतलब नाइट्रोजन अगर देखेंगे तो ध्यान आ जाएगा कि 3 बॉन्ड है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 147 के बाद कौन सा डाउट बोला था अनूप? सर 153। 153, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 153 में हाँ बोलो। सर इसका सी भी होना चाहिए ना? क्या है? सी क्यों? ये बताओ। सर मान लीजिए कंपाउंड का दिया हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को मतलब ऐसे जनरली एनर्जी मान सकते हैं ना हम लोग, हाँ एनर्जी स्टेबिलिटी बोला से जाता है रिलेट उसको, एनर्जी स्टेबिलिटी से बोला रिलेट जाता है। करने के लिए। ठीक है, तो रेजोनेंस में होता है कि हायर स्टेट से लोअर स्टेट आता है, जब रेजोनेंस होता है एनर्जी हायर स्टेट से लोअर स्टेट आता है। ठीक है, तो एक्स से वाई तो रेजोनेंस दिखा रहा है ना, एक्स से वाई रेजोनेंस दिखा रहा है। अच्छा, हाँ और ठीक है, डब्लू से वाई भी रेजोनेंस दिखा रहा है। डब्लू से वाई भी रेजोनेंस दिखा रहे, पूरा बोल रहा है ऐसा? मतलब कि अगर कोई कंपाउंड डब्लू स्टेट में है, एक्स स्टेट में है और वाई स्टेट में है, तो उसका सबसे स्टेबल स्टेट तो वाई होगा ना। हाँ ठीक है। तो वही सोच के हमको लगा कि सी भी होना चाहिए। पहले तो ये चीज, जैसे ये लाइन कनेक्टेड है, कनेक्टेड होने का मतलब बेसिकली हम लोग ऐसा कुछ कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं कि हम लोगों का जो डायग्राम वाला पार्ट है वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं मूव कर रहा। ठीक है, कनेक्टेड होने का मतलब किसी पाथ के थ्रू जा रहा है, पाथ होता है बेसिकली, मतलब उसको ऐसा समझ लो कि हम लोग इन जनरल, वैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, उसको थोड़ा सिंपल लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी लो या टोटल एनर्जी लो अभी के लिए, और विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या टाइम भी ले सकते हैं। तो 0 टाइम से शुरू होगा, जब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन 0 से तो शुरू वही ना होगा, रिएक्शन और जैसे ही हम लोग मान लो, हाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट वाला पार्ट, जैसे ही हम लोग T1 टाइम पे गए, T2 टाइम पे गए, T3 टाइम पे गए, तो एनर्जी का वेरिएशन क्या हो रहा है? तो एनर्जी का वेरिएशन कभी भी ऐसा नहीं होता है, भले हम लोग को प्रोडक्ट में जाना हो, प्रोडक्ट लोअर एनर्जी पे हायर एनर्जी पे, हमेशा एक इमेजिनरी स्टेट के थ्रू होते हुए जाते हैं। मतलब जो एनर्जी स्टेट है वो T1 टाइम पे यहाँ कुछ आया, फिर T2 टाइम वाले पार्ट पे यहाँ कुछ आया, T3 टाइम वाले पार्ट पे यहाँ कुछ आया, तो ये एनर्जी का वेरिएशन ग्राफ है। मतलब हम लोग W से Y में सीधा तो जा नहीं सकते, W से X होते हुए ही Y में जाएंगे, पहला चीज ये है। दूसरा, जो चीज तुम बोल रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड वाला चीज, तो जैसे रेजोनेंस अगर पढ़ा है तो उसमें एक चीज मालूम पड़ गया कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, तो अगर बेंजीन रिंग लेके चलते हैं तो पढ़ते वक्त तुमको एक चीज समझ में आ गया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते, बट अगर पढ़ा होगा तो एक चीज पता चल गया होगा कि इस चीज को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड का पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड है, तो इस चीज को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। बट एक्चुअल में ना ये एग्जिस्ट करता है ना ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस इस तरह के पार्ट का होता है, मतलब पाई बॉन्ड ना इधर है ना उधर हाँ है, सर, ऐसा हम लोग डिस्कशन कर इसी चुके का हैं। एनर्जी इस दोनों चीज को से हम कम लोग, सब होता जगह है। डेढ़ है। हाँ, तो इन दोनों से जो एनर्जी है रेजोनेंस हाइब्रिड का कम होना चाहिए, तो ये एक्स वाला पार्ट तो हायर एनर्जी पे दिख रहा है ना, यहाँ पे पूछा सर है पॉइंट एक्स रिप्रेजेंट, तो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर होता तो लोअर एनर्जी पे होना चाहिए था, तो ऐसा तो यहाँ दे नहीं रखा है। सर हमको ठीक मालूम है, नहीं था रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब, हम खाली रेजोनेंस से रिलेट कर लेते। तो
हम होमवर्क इसलिए तो दिए थे क्योंकि इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड वाला पार्ट दे रखा था, बोले थे कि पढ़ करके देख लेना। पढ़ा तो है नहीं, तो लोग नालायक लोग संडे के इंतजार में बैठा हुआ है कि संडे आएगा तो पढ़ेंगे। और कोई डाउट 153 के अलावा? संडे के बाद असिस्टेंट टेस्ट है सर, उस दिन नहीं पढ़ पाएंगे। तुमको तो बहुत मार मारेंगे हम। और कोई डाउट 153 के अलावा? सर सब्जेक्टिव में था, एक दिए थे आप, पेज नंबर 136। सर 188। 188 इसी वाले का? यस सर। 188 द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। इसमें कैसे डाउट हो गया भाई? सर 17 आ रहा है मेरा आंसर। चलो काउंट करते हैं। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो मेरा भी आ रहा है। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, यार आंसर तो 17 आ रहा है। तो आंसर कितना दे रखा है? 17 तो ऑप्शन ही में नहीं दे रखा है। शायद 16 दे रखा है। जो है वो नहीं होगा। जो ऑक्सीजन के बग में जो कार्बन है ना, वो नहीं होगा। ये वाला? यस सर। अच्छा, तब 16 हो जाएगा। इसमें तो क्योंकि दे रखा है तो ऐसा बोलना तो सही नहीं होना चाहिए। 188 का बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में कितना आंसर दे रखा है? 14 ही दे रखा है भाई। ये तो 16 तो फिर भी ठीक है, 14 का क्या करे? 1 सर 2 एलिमिनेशन 3 शुरू 4 कीजिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो नहीं हो रहा है। 14 दे रखा है। 14 तो किसी केस में नहीं आ रहा। सर इसमें कुछ गड़बड़ है सर, इसका सॉल्यूशन में नहीं दिया है ना, आंसर दिया है। चलो ठीक है, यहाँ पे 17 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सॉल्यूशन भी देख लिया, आंसर भी देख लिया, सही है। इसमें सॉल्यूशन दिया ही 17 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कुछ गड़बड़ दे रखा है, ठीक है। फिर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बोला है केवल। 188 के अलावा और कोई डाउट? सर सब्जेक्टिव पेज नंबर 136। पेज नंबर 136। अच्छी तो 36 है अभी। एक मिनट। वन 111 और भी तो होमवर्क दिए थे शायद से इसमें। 136। हाँ बोलो। 136 सर क्वेश्चन नंबर 35। सर इसमें 5 में CH3 के ऊपर गोला क्वेश्चन क्यों दिया? नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमको नहीं पता, दे रखा होगा ऐसे एक ग्रुप बना करके। सर बेवकूफ बनाना, सोचा गोला बनाने से कंपाउंड आइडेंटिकल नहीं होगा। नहीं, ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई गोला का कोई रीजन नहीं है, वैसे ही दे रखा है। कंफ्यूज मतलब करने के लिए दिया, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बेसिकली, ठीक है। मतलब कंफ्यूज करने के लिए भी नहीं दे रखा है, दे रखा होगा। एक मॉलिक्यूल में नहीं दे रखा है, गलती से दूसरे मॉलिक्यूल में आ गया होगा, ठीक है। सर छोड़ सकते देना हैं चाहिए तो दोनों में देना चाहिए ना। हाँ मतलब ठीक है, इग्नोर मारो, उस चीज को कोई दिक्कत नहीं है, इतना ले सकते हैं। और कोई डाउट 35 के अलावा? चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास शुरू करते हैं। और तो शायद से कुछ होमवर्क नहीं दिया था जहाँ तक हमको ध्यान है। सर 35 पे एक बार पार्ट 7 दिखाइए ना। एक मिनट रुको। 35 का पार्ट 7। हाँ बोलो। सर ये बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, 9 नंबर क्यों होगा।
इन तो एंशोमर मतलब क्यों इस होगा? तरह से सोचे थे हम कि अगर वहां पे जो एक सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है डबल बॉन्ड के बगल में जो रिंग के बाहर है उसको अगर हम्म, हटा दिया जाए तो फिर हाँ अगर वहां हम लोग एक प्लेन डालेंगे वर्टिकल प्लेन तो फिर वो सिमेट्रिकली काटेगा कंपाउंड को। तो फिर अगर हम लोग लेफ्ट में रखें वो बॉन्ड को या फिर राइट में रखें बात तो बराबर होना चाहिए। अच्छा। पहले तो ये चीज सोच के देख लो कि कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि नहीं है, बस ये चीज सोच करके है। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी है। अब उसके बाद दूसरा ये चीज सोच के देखो कि कंपाउंड वाले पार्ट में अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालना चाह रहे हैं तो क्या क्या ओरिएंटेशन हो सकता है अपने सामने, मतलब कंपेयर करने के लिए क्या क्या ओरिएंटेशन निकल के आना चाहिए। तो जैसे मान लो कि अगर हमको सवाल सॉल्व करना हो तो हमको देखते ही पता चल गया कि यहाँ पे क्या पॉइंट है। जैसे एक चीज देखो, यहाँ वाले पार्ट में जो लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये चीज, तो यहाँ भी लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर दे रखा है। तो यहाँ बीच में अगर मिरर रखेंगे तो मिरर इमेज तो नहीं बन के आने वाला है। और क्या ऑप्शन बचा है मेरे पास। और दूसरा यहाँ राइट साइड में जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें पाई बॉन्ड है, यहाँ भी राइट साइड में जो स्ट्रक्चर दे रखा है वहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब बीच में मिरर रखने का तो कोई सेंस नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहाँ मिरर वाला पार्ट नीचे हो और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर को नीचे ड्रॉ कर दें, ये मॉलिक्यूलर वाला पार्ट कुछ टाइप का एग्जिस्ट कर रहा है ऐसा। उसके अलावा ये 5 मेंबर रिंग और उसके अलावा यहाँ जो मिथाइल ग्रुप है ऊपर के डायरेक्शन में दे रखा, तो मिरर इमेज निकल के आ जाएगा। ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज है, सॉरी ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज है, ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज है। जो 5 मेंबर रिंग के ऊपर वाले पार्ट का स्ट्रक्चर है वही चीज यहाँ पे भी आ रखा मिरर इमेज में। सर तो मतलब जो ऊपर एक और कार्बन को जोड़ा हुआ है जो बाइसाइक्लो कंपाउंड बनाया गया वो तो नीचे आएगा ना। नहीं, हम लोग मिरर को ऐसा, जैसे ये है ठीक है, ये जो मेरा हैंड है मान लो मेंबर रिंग वाला बाइसाइक्लो को ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, बीच में यहाँ मिरर है, तो यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें तो ये ग्रुप ऊपर ही रहेगा ना। सर मिरर इमेज नहीं बनेगा ये। मिरर इमेज बन रहा है। चलो सर इसमें इसको हम मतलब पार्ट कि मिरर का पार्ट बाय प्रॉपर्टी होता है ना जितना मिरर एक से सेकंड दूर ऑब्जेक्ट है पार्ट उतना बाय ही इमेज भी दूर होना पार्ट चाहिए। इसको दिखा रहे हैं। सर मिरर का हाँ तो प्रॉपर्टी होता है कि हो जितना तो दूर रहा है। ऑब्जेक्ट है उतना इमेज है। आप गिने देखिए। अरे हाँ मालूम है हमको, नहीं हो रहा है। नहीं चलो इसको हम दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं। ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, इसको हम बस ऐसे सामने से दिखा रहे हैं। अब इसको कार्बन रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। यहाँ एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा और छठा कार्बन। ठीक है, यहाँ 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन। तो उसके अलावा यहाँ एक डबल बॉन्ड दे रखा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दे रखा है। दूसरा इसी के जैसा एक और स्ट्रक्चर मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें भी कार्बन वाला पार्ट हम लोग अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। पाई बॉन्ड वाला पार्ट अभी भी हम लोग को राइट साइड में ही दिख रहा है, लेकिन जो हम लोग का मिथाइल ग्रुप वाला पार्ट है वो इस बार लेफ्ट साइड में चला गया। तो इतना पार्ट तो एक दूसरे का मिरर इमेज है, इतने तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं सर। ठीक है, अब ऐसा समझो कि पूरा पार्ट अगर फ्लैट होता, ठीक है, ये पूरा दोनों पार्ट फ्लैट है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो इसमें हम लोग एक ब्रिज हेड के नाम पे ऐसा एक स्ट्रक्चर ऊपर के डायरेक्शन में उठा रखे हैं, तो वो भी तो एक दूसरे का मिरर इमेज निकल के आ गया। सामने ही सामने तो एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रक्चर, मतलब इसको ऐसा घुमा दे तो सामने सामने स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, वो ऐसा देखने में भी सामने सामने ही लग रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग का एक सॉलिड डायरेक्शन में ग्रुप होगा तो उसका मिरर इमेज वाला पार्ट भी सॉलिड डायरेक्शन में निकल के आएगा, वही चीज यहाँ देख रखा है। ये पार्ट का मिरर इमेज हम लोग का नीचे वाला पार्ट ये निकल के आ गया, तो जो ग्रुप ऊपर गया है उसका मिरर इमेज भी ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ मिरर रखने का मतलब है कि हम लोग उसके नीचे मिरर नहीं रख रहे, उसके सामने में रख रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, बीच में मिरर है, सामने ये ऑब्जेक्ट है, तो मिरर इमेज निकल के आएगा। कितने लोगों को चमका ये चीज? नहीं चमका तो हम और फिर एग्जाम्पल देंगे।
सर हम तो बहुत मेहनत किए थे तब जाके मिरर इमेज आया था, सबको ABCDEF लिख के इतना आसानी से फिर आया ही नहीं था। सर हम तो मतलब किए थे ठीक कि है, राइट हम वाला कंपाउंड को घुमा दिए थे 180 डिग्री। राइट वाले कंपाउंड को घुमा दिए तो वहां से मिरर इमेज आ जाएगा। मतलब उसको घुमा के भी काम कर सकते हैं, बट क्योंकि ये स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम घुमाना उतना प्रेफर नहीं करेंगे। मतलब हमको दिख गया, अब हम पहले ही बोल रहे कि मेरा इमेजिनेशन अच्छा है तो इसलिए हमको तुरंत दिख गया कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है तो ये मिरर इमेज नीचे डालने पे हो जाएगा। बट इसको ऐसा राइट में घुमा देंगे तो भी काम हो जाएगा, तो भी स्ट्रक्चर उसी टाइप का निकल के आएगा। तो दिक्कत क्या होगा ना कि राइट में जब इसको घुमाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनाते वक्त कंफ्यूजन होगी। इसको जैसे राइट में घुमाएं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकल के आने लग जाएगा जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का निकल के आने लग जाएगा जो यही कंफ्यूजन क्रिएट एनर्जी करेगा। लग रहा है मेरे को। और इसीलिए हम उसको ऐसा ओरिएंटेशन में घुमाने की कोशिश नहीं किए। एक्चुअल में वो बॉन्ड ऊपर और नीचे है ये पार्ट। मतलब बाईसाइक्लो कंपाउंड तुम लोगों को अगर बताया हो, एक मिनट को, ऐसा जैसे मान लो कि अगर तुम लोग के हाथ में कॉपी है, कोई भी एक कॉपी है, तो जैसे ये 6 में मान लो ये 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब बस इसमें एक फ्लैप ऐसा बाहर निकाल लो कि बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो इसको देखने का तरीका ये है, ये चीज मतलब सामने से देखने पे एग्जैक्टली हम लोगों को 3 चीज एक दूसरे के ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर में दिखेगा, बट कोई भी पार्ट फ्लैट नहीं है यहाँ पे। इसको ऐसे सामने से देखेंगे तो हम लोगों का जो एक ब्रिज होता है ना, एग्जैक्टली ब्रिज के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये चीज ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का एक पार्ट है, इसी में एक फ्लैप ऊपर उठा हुआ है। तो इस चीज को हम लोग ब्रिज हेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल जो दिख रहा है अपने को, वो लेफ्ट हो या राइट हो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है बेसिकली। मतलब स्ट्रक्चर वाले पार्ट को लेफ्ट राइट के डायरेक्शन में नहीं जा रहा है एक्चुअल में। हम लोग जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं उसमें ये जो दिख रहा है ना हम लोग स्ट्रक्चर वाला पार्ट, सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कि यहाँ से नीचे जा रहा, तो जब इसको घुमाएंगे तो यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो अरविंद उस डायरेक्शन में घुमाने नहीं बोल रहा है, बस उसको हॉरिजॉन्टली ऐसा घुमाने बोल रहा है। बेसिकली ऐसा समझ लो कि ये जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट दिख रहा है, एक मिनट, जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट दिख रहा है, तो अरविंद बस ये बोला कि इस मॉलिक्यूल को ऐसा ही हम लोग घुमा रहे हैं। तो अभी भी जैसा ओरिएंटेशन है वैसा ही है, उसको हम लोग ऐसा नहीं घुमा रहे, ये अलग चीज है। हम लोग मॉलिक्यूल को बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा घुमा रहे हैं। तो एक चीज सोच के देखो कि जो हम लोग का बाईसाइक्लो का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, मान लो एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेसिकली, तो अगर हम लोग इसको ऐसा घुमा दे तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर भी वैसा ही रहेगा। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, मतलब एक्चुअल में उसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो इसको अगर हम लोग इस एक्सिस के लॉन्ग ऐसा रोटेट कर दे, फ्लिप नहीं कर रहे, केवल रोटेट कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट उठ के इधर आएगा, ये वाला पार्ट उठ करके ऊपर जाएगा, और ओरिएंटेशन वाले पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, सिमिलर टाइप का ओरिएंटेशन निकल के आएगा। मतलब मॉलिक्यूल वाला जो पार्ट है वो इस टाइप का ही दिखाई देगा। बस हम लोग लिखने के लिए स्ट्रक्चर को ऐसा लिखते हुए काम कर ले रहे हैं इस टाइप का। तो जो पहला मॉलिक्यूल है और जो तीसरा मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रक्चर हम बनाए, अगर इस मॉलिक्यूल के हिसाब से काम करके देखे, मान लो ये चीज, एक मिनट, ये चीज तो एक दूसरे का मिरर में जाएगा। तो ये भी एक तरीका है घुमाने का, बट क्योंकि थोड़ा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो घुमाना हम लोग के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फील होगा, मेरे हिसाब से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील होगा। अब इस स्ट्रक्चर को ऊपर से सीधा नीचे उठा करके रख दिया तो समझना शायद थोड़ा आसान हो गया। और सीधा स्ट्रक्चर को उठा के नीचे डाल दिया तो यहाँ से मिरर इमेज वाला पार्ट, बस ध्यान रखना है कि एक दूसरे के सामने है, यानी कि ऊपर से नीचे चला गया। क्या है? मिरर इमेज नहीं बन रहा। अरे मिरर इमेज तुम उसको ऊपर नीचे समझ रहा है, हम ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे, तुम उसको दूसरे तरीके से देख रहा है, तुम ऐसा ऊपर नीचे ले रहा है। हम उसको लिखे केवल इस साइड में है, बट वो है दोनों एक फ्लैट सरफेस पे, बीच में मिरर है, ठीक है। मतलब ये कॉपी का प्लेन ही है, ये पूरा का पूरा कॉपी का प्लेन है, ये सामने सामने है। तुम ऐसा समझ लो ना यार, इसको हम क्या करें इस इमेज का। अब समझ गया। नहीं यार, तुम समझाएंगी तुमको तुमको सर एक आईना लेके आइए ना। आईना वहां पे अटैच नहीं हो पाएगा ना यार, दिक्कत यही तो है। नहीं ठीक है, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। थोड़ा इमेजिनेशन का पार्ट हम पहले ही बोले, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन चाहिए, बट ऐसा रिगुलस इमेजिनेशन का सवाल जेई में नहीं पूछने वाला, क्योंकि सबका इमेजिनेशन अच्छा नहीं होता है। एक मिनट को,
वही है। जैसे मान लो स्ट्रक्चर हम लोग का दे रखा है, तो इस मॉलिक्यूल वाले पार्ट को, मतलब इस डायग्राम वाले पार्ट को बस हमको रोटेट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है ऐसा। अरे तो ज्यादा ही हो गया। इस टाइप की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में, मतलब तो प्लेन ऑफ पेपर में हम लोग को मॉलिक्यूल दिख रहा है, हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ऑल्दो इसको घुमाने से थोड़ा जो लिखने का तरीका चेंज हो गया, बट फिर भी हम इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब वहां पे ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको हम लोग मॉलिक्यूल को प्लेन के ऊपर नीचे लेकर के आ जा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल वो देखने में बस ऊपर नीचे लिख रहे हैं, लेकिन है वो कॉपी के प्लेन में ही, बस उसको नीचे के डायरेक्शन में ऐसा करके दिखा रहे हैं। तो इसीलिए मतलब ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल में इमेजिनेशन थोड़ा बहुत चाहिए। ये समझना ज्यादा मेरे हिसाब से आसान है, जो तुम लोग बताया कि यहाँ पे जो भी पॉइंट है, इस पूरे पॉइंट को अगर ऐसा ओरिएंट करके देख रहे हैं, तो इस तरीके से ओरिएंटेशन पॉसिबल है। अब इसमें तुमको फ्लिप करना है तो फ्लिप करो, बस एक चीज थोड़ा इमेजिनेशन में ध्यान रखना है कि जो ऊपर का ग्रुप है, ये दूसरे साइड में भी ऊपर का ही ग्रुप है, दोनों तरफ से हम लोग को ऊपर का ही ग्रुप यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये तो फिर भी खैर आसान सवाल है, इसको थोड़ा और भारी करना चाहिए था तो मजा आता। और कहीं कुछ भारी किया है क्या? नहीं, बहुत भारी तो नहीं किया। चलो खैर, और कोई डाउट 7 के अलावा? नो ओके चलो, तो क्लास शुरू करते हैं आज के लिए। आज तुम लोगों को पढ़ाना था स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट ना, सॉरी स्टीरियो आइसोमर से कैलकुलेशन वाला पार्ट डिस्कस करना है। सबसे पहले तो एक चीज छोटा सा पार्ट हम लोग को ध्यान रखना है इसमें, कि हम लोग जब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर वाले पार्ट का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें एक छोटा सा टर्म हम लोग यहाँ पे डिस्कशन में एडअप कर रहे होते हैं, स्टीरियो सेंटर्स क्या होता है। जैसे हम लोग जो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट जब पढ़े थे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में हम लोग ये डिस्कशन करके चल रहे थे कि ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, फॉर्मूले में n = 1 n = 2 ये सब चीज पुट करके हम लोग कैलकुलेशन करते थे। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर वर्ड यूज नहीं करते हैं, स्टीरियो सेंटर वर्ड यूज करते हैं। और स्टीरियो सेंटर का डेफिनेशन ऐसा बोलते हैं, वैसा कोई भी एटम जिसके अलोंग हम लोग अगर दो बॉन्ड्स को एक्सचेंज कर ले, कोई भी दो वैलेंसीज को एक्सचेंज कर ले, तो हम लोग को एक स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मेशन मिल जाए। मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकुलर एटम जिसके अलोंग किसी भी दो ग्रुप को या दो वैलेंसीज को आपस में एक्सचेंज करे, तो एक स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मेशन मिलता है, उस चीज को हम लोग स्टीरियो सेंटर बोल सकते हैं। तो जैसे मान लो हम लोग ऐसा डिस्कशन किए थे कि अगर एक कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर वाले पार्ट में अगर हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन मान के चल रहे हैं R है, और कोई भी दो एटम को स्विच कर लो, कोई भी दो एटम को, तो इस केस में अगर हम लोग 1 और 2 वाले पार्ट को स्विच कर लेते हैं, तो इस केस में हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग के एक एटम के रिस्पेक्ट में, तो कोई भी एक एटम के हिसाब से किसी दो वैलेंसी को अगर आपस में एक्सचेंज कर लिए, तो हम लोग का एक स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब इस पार्टिकुलर एटम को या इस पार्टिकुलर सेंटर को हम लोग स्टीरियो सेंटर आराम से बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी एक कायरल सेंटर होगा, इसका मतलब हम लोग का वहाँ पे आराम से हम लोग स्टीरियो सेंटर वाला पार्ट मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो जब भी एक कायरल सेंटर हुआ तो एक स्टीरियो सेंटर बोल देंगे। बट अगर मान लो कि एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में शायद इस चीज को एक्सप्लेन किए थे, पहले एटम के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, तो इस केस में अगर पहले एटम के अलोंग हम लोग ग्रुप को एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ क्लोरीन नीचे चला गया, हाइड्रोजन ऊपर चला गया, तो इस केस में यहाँ वाले पार्ट पे हम लोग का एक स्टीरियो आइसोमर निकल के आ गया। पहला वाला स्ट्रक्चर और दूसरा वाला स्ट्रक्चर सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। मान लो हम लोग केवल दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो केवल दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग ग्रुप्स को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, तो पहले वाले केस में क्लोरीन हाइड्रोजन जैसा है छोड़ दिया, दूसरे वाले में H और क्लोरीन ऊपर नीचे चला गया, तो इस केस में हम लोगों का जो सेकेंड एटम है, अगर इसके अलोंग दोनों ग्रुप्स को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, तो भी हम लोग का एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकल के आ रहा है। तो पहला एटम वाला पार्ट भी हम लोग का स्टीरियो सेंटर होगा, दूसरा एटम वाला पार्ट भी स्टीरियो सेंटर होगा। बस पॉइंट ये ध्यान रखना होता है कि अगर सवाल ये पूछेगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने स्टीरियो सेंटर्स है, तो स्टीरियो सेंटर टोटल 2 लेके चलेंगे हम लोग। किस एक चीज का ध्यान रखना है, इस मॉलिक्यूल में कितने स्टीरियो सेंटर हैं? 2। लेकिन अगर हम लोग पहले एटम पे एक्सचेंज किए दो ग्रुप्स का,
तो जो स्ट्रक्चर बना, और दूसरे एटम पे एक्सचेंज करने से जो स्ट्रक्चर बना, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहले एटम पे एक्सचेंज करो या दूसरे एटम पे एक्सचेंज करो, तो हम लोगों का जो स्टीरियो आइसोमर बन रहा है वो तो आपस में सेम ही बन रहा है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर से कैलकुलेशन में इस चीज को हम लोग अलग काउंट करके नहीं चल सकते। तब बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जब हम लोग इस मॉलिक्यूल को फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो दो स्टीरियो सेंटर है उन दोनों स्टीरियो सेंटर को मिला के n=1 काउंट करना है। तो इस एक चीज का थोड़ा बस ध्यान रखते हुए काम करना। जैसे हम लोग जब भी फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ भी फॉर्मूला उसी टाइप का आएगा, 2 to the power n, 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 2/2, इस टाइप का ही फॉर्मूला इधर भी आने वाला है। n वाले पार्ट में हम लोग लिख दिया करते हैं कि n स्टीरियो सेंटर्स, लेकिन एक सेंस में ध्यान रखते हुए काम करना है तुम लोगों को कि अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ तो ज्योमेट्रिकल सेंटर में नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स भले ही 2 है, तो लेकिन हम लोग फॉर्मूले में n=1 काउंट करते हुए चलेंगे इस चीज को। मतलब अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो उसको हम लोग n=1 काउंट करेंगे। सवाल अगर ये पूछेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, तो वहां पे 2 स्टीरियो सेंटर बोला करेंगे। इस एक छोटे से पार्ट का ध्यान रखना। उसके अलावा जैसे एक चीज तो हम अभी भी बोलेंगे, अगर थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देगा तो काउंटिंग करके काम करना। फॉर्मूला वाला पार्ट तब अप्लाई करना जब सवाल में स्टीरियो आइसोमरिज्म का सवाल ना हो। जैसे सवाल 2 तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, एक ये सवाल हो गया। दूसरा पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन द गिवन प्रोडक्ट या फिर इन द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगर एक रिएक्शन दे रखा और उसमें प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालना है तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला आराम से वैलिड है। बट अगर सवाल कभी भी केवल ये बोलेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो अगर केवल स्टीरियो आइसोमर का कैलकुलेशन बोलेगा तो इस केस में ट्राई करना कि एक नॉर्मल कैलकुलेशन करे, उसमें हम लोग फॉर्मूला अवॉइड करके चले। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार कि जेई मेन से एडवांस से कोई भी एग्जाम, नीट को अगर छोड़ दे तो मेन से एडवांस के एग्जाम में अगर स्टीरियो आइसोमर का सवाल पूछा है तो मतलब उसको ऑब्वियस सी बात उसको किसी रिएक्शन में इंक्लूड कर सकता था, उसको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। बट फिर भी अगर प्रिसाइजली स्टीरियो आइसोमरिज्म का सवाल पूछ रहा है तो ऐसा ही सवाल पूछेगा जहां पे फॉर्मूला वैलिड नहीं हो रहा होगा। जैसे मान लो इस तरह का केस है, अगर हम लोग का एरीन्स का केस है या फिर हम लोग का स्पाइरो कंपाउंड का केस है, तो इन सब केसेस में तुम लोगों को ध्यान रखते हुए काम करना है कि पूरा का पूरा एक सिंगल यूनिट के जैसा बिहेव करता है, पूरा एक सिंगल यूनिट के जैसा बिहेव करता है। स्पाइरो कंपाउंड में यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एक सिंगल यूनिट के जैसा बिहेव करेगा। अगर यहाँ एक और डबल बॉन्ड होता तो भी एक सिंगल यूनिट के जैसा ही बिहेव करेगा। नीचे वाले केस में एक और रिंग होता तो भी ये पार्ट एक सिंगल यूनिट के जैसा ही बिहेव करता। तो एक तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है अपने को कि हम लोग इस तरह के केस में इस पूरे पार्ट को n=1 फॉर्मूले में बोला करते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट उसमें ये भी चीज है, जैसे अगर मान लो कि अभी जो हम लोग केस डिस्कस किए थे ब्रिज हेड वाला पार्ट, तो ब्रिज हेड वाले पार्ट में जैसे मान लो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो पूछा जाएगा इसमें कितने कायरल सेंटर है। अगर हम केवल कायरल सेंटर की बात करें तो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है हमको, एक यहाँ भी कायरल सेंटर है, एक यहाँ भी कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर 2 है, मतलब स्टीरियो सेंटर वाला पार्ट 2 के बराबर होगा। लेकिन इसमें जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 के बराबर लिख नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 2 कायरल सेंटर्स तो है, लेकिन हम लोग स्टीरियो सेंटर का डेफिनेशन डालते हैं कि जब हम लोग एटम्स को स्विच करते हैं तो स्विच करने पे ऐसा कुछ निकल के आता है। यहाँ पे स्विचिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग अपने डेफिनेशन के हिसाब से इस चीज को नॉर्मली मानते हुए चलते हैं कि जितने कायरल सेंटर से सारा का सारा स्टीरियो सेंटर होता है। तो कायरल सेंटर तो है, स्टीरियो सेंटर में भी इसको बोला करेंगे, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम लोग एटम्स के बॉन्ड्स को स्विच ही नहीं कर सकते, इसको हम लोग दूसरे डायरेक्शन में लेके जा ही नहीं सकते। तो अब करें क्या अगर दूसरे डायरेक्शन में लेके जा नहीं सकते तो इस तरह के केस में ये पूरा का पूरा एक सिंगल यूनिट कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का है। बस इसका एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक अगर ये डी पार्ट होगा तो उसका एक मिरर इमेज एल पार्ट होगा, मतलब टोटल 2 स्टीरियो आइसोमर बोला जा सकता है। तो इस तरह का भी एक सवाल पुटअप किया जा सकता है जहाँ पे तुमको कोई मतलब नहीं होगा कायरल सेंटर वाले पार्ट से। ऑल्दो कायरल सेंटर है, स्टीरियो सेंटर भी बोला करेंगे हम लोग, लेकिन उस कायरल सेंटर से या स्टीरियो सेंटर से कैलकुलेशन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग बॉन्ड्स को स्विच ही नहीं कर पा रहे, एक्सचेंज ही नहीं कर पा रहे।
तो क्या सेंस बनता है। तो उस तरह के केस में हम लोग बस देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा उसका एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव निकल के आएगा, मतलब 2 स्टीरियो आइसोमर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो ध्यान रखना काउंटिंग वाला पार्ट यूजफुल होगा ही होगा, स्पेशली जब हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म का प्रिसाइज सवाल पूछेंगे तो काउंटिंग के हिसाब से काम करना। कैसे काउंटिंग कर सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का काउंटिंग तो अपने को आता है, हिस्सिस था, ट्रांस था, सिस था, या फिर ट्रांसिस था, या फिर ट्रांस ट्रांस था। तो यहाँ पे अब हम लोग केस को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी हम लोग जैसे पहले कायरल सेंटर के हिसाब से बात कर लेते हैं कि अगर एटम में या पूरे मॉलिक्यूल में केवल अगर कायरल सेंटर हुआ तो क्या बोलेंगे हम लोग। तो जैसे मान लो कि अगर एक कायरल सेंटर है तो एक कायरल सेंटर पे इधर आर कन्फिग्रेशन होगा या फिर एस कन्फिग्रेशन होगा। तो जो कॉइन का टॉसिंग वाला पार्ट है उसी को यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि कॉइन वाले पार्ट में हेड होगा या टेल होगा। तो सिमिलर टाइप से यहाँ पे कायरल सेंटर पे इधर आर कन्फिग्रेशन होगा या फिर एस कन्फिग्रेशन होगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो सारा पॉसिबिलिटी यूनिक निकल के आएगा। जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर लेके चलते हैं CH3 CH 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 CH3 यहाँ पे OH Cl Br, मान लो ये स्ट्रक्चर है। तो 3 कायरल सेंटर्स है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी पहले कायरल सेंटर पे आर कन्फिग्रेशन, दूसरे पे आर कन्फिग्रेशन, तीसरे पे आर कन्फिग्रेशन। दूसरी पॉसिबिलिटी किसी एक कायरल सेंटर पे एस कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पे आर कन्फिग्रेशन एस ले लिया, या फिर आर एस आर ले लिया, या फिर एस आर आर ले लिया। फिर उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी, तो 2 पे एस 1 पे आर डाल देते हैं, तो इस केस में आर एस एस ले लिया, या फिर एस आर एस ले लिया, या फिर एस एस आर कंसिडर कर लिया। अब तीनों पे एस कन्फिग्रेशन। तो टोटल मिला के अगर काउंटिंग करें तो 8 निकल के आना चाहिए वैल्यू। और अगर फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो हम लोग अल्कीन से केस में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला 2 टू द पावर n लेके चले थे। कॉइन के टॉसिंग से चलता आ रहा है कि कॉइन को जब टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2 टू द पावर n के बराबर निकल के आता है। तो यहाँ पे 3 कायरल सेंटर्स हैं, मतलब 3 स्टीरियो सेंटर्स हैं, n इक्वल टू 3 लेके चल सकते हैं। तीनों इंडिपेंडेंट कायरल सेंटर्स हैं। अगर n इक्वल टू 3 हो गया तो 2 टू द पावर 3 मतलब 8 वैल्यू निकल के आ जाना चाहिए, पहला चीज। दूसरा एक और चीज ध्यान रखना इसमें, अगर इन 8 स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करें हम लोग, तो इन 8 स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट में अगर ढंग से देखो तो जैसे मान लो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में क्योंकि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी निकल के नहीं आने वाला है। मतलब सबसे पहला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा ही रहेगा, फिक्स्ड है। और कभी भी इनैंशियोमर हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर एक पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका इनैंशियोमर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ये बिल्कुल फिक्स है। आर 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 का इनैंशियोमर क्या होना चाहिए, एस एस एस। तो इस केस में जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ये अपना इनैंशियोमरिक पेयर हो गया। मतलब 1 नंबर 8 नंबर वाला पार्ट एक इनैंशियोमरिक पेयर निकल के आ गया। सिमिलर टाइप से आर आर एस का इनैंशियोमर एस एस आर होना चाहिए, तो हमको यहाँ वाले पार्ट में दिख रहा है। फिर आर एस आर में एस आर एस होना चाहिए, ये भी हम लोग को दिखाई दे रहा है। और एस आर आर का मिरर इमेज आर एस एस होना चाहिए, ये भी चीज दिखाई दे रहा है। तो अगर एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में जितना स्टीरियो आइसोमर निकल के आया, 8 स्टीरियो आइसोमर निकल के आया, बस इसको 2 से डिवाइड कर लो। और जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो इतने इनैंशियोमरिक पेयर्स वाले पार्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। मतलब जो कंपाउंड निकल के आएगा उसमें हम लोग इनैंशियोमर्स के पेयर की बात कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग इनैंशियोमरिक पेयर आराम से बोल सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना। मतलब जब भी कभी हम लोग इंडिपेंडेंट काउंटिंग करेंगे तो जितने भी काउंटिंग कर सकते हो तो अपना आंसर इस तरीके से लिख करके निकाल सकते हैं। वहां से इनैंशियोमरिक पेयर वाला पार्ट कंसिडर किया जा सकता है। बट क्योंकि पहला केस बहुत एलिमेंट्री होता है तो इसमें ज्यादा हम लोग को डिस्कशन करने में सोचना नहीं होता। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड निकल के नहीं आएगा। हर एक पार्ट एक दूसरे के जैसा निकल के आ ही नहीं सकता, इंडिपेंडेंट होगा। तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि हम लोगों का सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है सिमेट्रिकल कंपाउंड में कुछ वेरिएशंस निकल के आएगा। उसमें पहले हम फॉर्मूला मेंशन कर रहे हैं, फिर फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने से पहले हम काउंटिंग मेंशन करेंगे, फिर उसमें सिमिलैरिटी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। अपने आप सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक तो अगर हम लोग के पास सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है
तो सिमेट्रिकल कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग का सिनेरियो अगर कंसिडर करें हम लोग, तो सिमेट्रिकल कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोगों का जो कायरल सेंटर है, केवल कायरल सेंटर के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो वो पार्ट n इक्वल टू इवन लेकर के चल रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स की बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड में, केवल कायरल सेंटर लेके चल रहे हैं, अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है, जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है CH3 CH CH CH3 OH और OH, मान लो ये दे रखा, तो ऑब्वियस सी बात है प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के आएगा ही आएगा किसी न किसी केस में। कभी कभी हो सकता है ना निकल के आए, बट किसी न किसी केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। उसको ऐसा समझ लो, अगर यहाँ आर कन्फिग्रेशन है, यहाँ भी आर कन्फिग्रेशन है, तो इस केस में मिरर इमेज निकल के नहीं आएगा, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने वाला है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर यहाँ एस एस कन्फिग्रेशन है तो भी मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब यहाँ वाला पार्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर आर एस कन्फिग्रेशन या एस आर कन्फिग्रेशन होगा तो ये पार्ट मिरर इमेज है, नीचे वाले केस में भी अंदर मिरर इमेज है, मतलब ये दोनों के दोनों पार्ट अपना मीजो कंपाउंड होना चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी निकल के आना ही आना है, बिल्कुल फिक्स है। तो ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट कितना होगा और इनएक्टिव पार्ट या मीजो का पार्ट कितना होगा, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भी मीजो आएगा वो मीजो घुमा फिरा करके आपस में सेम हो जाएगा। आर एस बोलो या एस आर बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आर एस को ऐसा हम लोग घुमाएंगे तो एस आर ही निकल के आने वाला है। तो मीजो में हमेशा इन जनरल, और हमेशा इन जनरल का मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि जितने मीजो कंपाउंड है सभी एक होते हैं। हमेशा जितने मीजो कंपाउंड है उसमें से दो दो आपस में कॉमन होता चला जाएगा, हमेशा दो मीजो कंपाउंड कॉमन होता चला जाएगा। जहाँ पे एनैंशोमर्स होना चाहिए था उसकी जगह पे दो मीजो कंपाउंड सेम 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 निकल के हटता चला जाएगा। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो उसमें दो पार्ट में हम लोग फॉर्मूले को डिवाइड करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट कितना है, दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव या इसी चीज को हम लोग मीजो बोल सकते हैं, ये पार्ट कितना है। अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है और एन वाला पार्ट इवन नंबर में दे रखा, मतलब स्टीरियो आइसोमर स्टीरियो सेंटर वाला पार्ट इवन नंबर में दे रखा, तो ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट कितना है, ऑप्टिकली इनएक्टिव पार्ट कितना है। इस केस में फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त 2 to the power n-1 लेके चलेंगे, नीचे वाले पार्ट में 2 to the power n-2/2 के बराबर वैल्यू पुट अप करते हैं। मतलब अगर ऑप्टिकली एक्टिव निकालना है तो उसका फॉर्मूले में 2 to the power n-1, नीचे ऑप्टिकली इनएक्टिव या मीजो कंपाउंड में 2 to the power n-2/2। तो अगर मान लो टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालना है तो पूरे कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट भी है और इनएक्टिव पार्ट भी है। तो टोटल का मतलब हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकली इनएक्टिव या मीजो कंपाउंड को एड अप करके चल रहे हैं, तो 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-2/2 के बराबर पुट अप कर सकते हैं टोटल में। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला याद हो तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला निकल के आया था, बस वहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग टोटल वाले पार्ट में ऑप्टिकली एक्टिव अलग, ऑप्टिकली इनएक्टिव अलग काउंटिंग करते हुए चल रहा है। अब इसका सेंस क्या है, तो हम लोग ऊपर तो खैर डिस्कस कर ही चुके, यहाँ पे आर कन्फिग्रेशन एस एस कन्फिग्रेशन ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और यहाँ वाले पार्ट में आर एस एस आर सेम कंपाउंड निकल के आएगा मीजो कंपाउंड। उसको यहाँ से देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ 2 कायरल सेंटर्स है इस कंपाउंड में, तो अगर इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर है इसका मतलब n इक्वल टू हम लोग 2 पुट अप कर सकते हैं। तो n इक्वल टू अगर 2 निकल के आ गया, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर काउंट करेंगे तो 2 to the power n-1, मतलब 2 to the power 2-1, 1 निकल के आएगा बेसिकली 2। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड या मीजो कंपाउंड 2 to the power 2-2/2, मतलब 2 to the power 0, यहाँ से वैल्यू 1 निकल के आएगा। तो दो पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, एक पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक चीज फिक्स्ड है कि अगर कोई भी पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमेशा वो इवन नंबर में रहेगा, क्योंकि एक ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट दूसरा उसका मिरर इमेज, मतलब एनेंटियोमरिक पेयर, फिर ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट दूसरा उसका मिरर इमेज, कभी भी ये ऑड नंबर में नहीं आने वाला। हमेशा एक ऑप्टिकली एक्टिव का एनेंटियोमर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और हमेशा जो हम लोगों का एनेंटियोमर वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा वो पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। तो इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव हमेशा हम लोग का इवन नंबर निकल के आने वाला है। और चाहे तो डायग्राम बना के भी काम कर सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में समझना आसान होता है थोड़ा इस चीज। अगर मान लो कि हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसा लेके चल सकते हैं। मान लो ये पार्ट है, एक ले लिया स्ट्रक्चर, दूसरा इसका मिरर इमेज ले लो। मतलब जब भी कभी स्ट्रक्चर बनाना हो
तो मिरर इमेज बना बना के काम करो, अपना काम आसानी से हो जाएगा। एक ये चीज ले लिया। तीसरा एक काम करते हैं, कोई भी दो ग्रुप को स्विच कर दो, कोई केवल एक स्विच करो। तो CH3 को रहने देते हैं, यहाँ वाले पार्ट में हम लोग OH को रख देते हैं, यहाँ H कर देते हैं, बाकी पार्ट को छोड़ देते हैं ऐसा ही। और इसका भी मिरर इमेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे H OH OH H CH3 CH3। पहला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? सोचो और जवाब देते जाओ। फर्स्ट पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव इनएक्टिव है क्योंकि कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा। क्या हो गया भाई? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, पहला वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दूसरा वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? इनएक्टिव थर्ड वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? एक्टिव हाँ इनएक्टिव एक्टिव है सर। इसमें सेंटर ऑफ Center of सिमेट्री symmetry दिख रहा है जो कि होता नहीं है, तो फिर एक्टिव होगा। कंपाउंड के अंदर अगर फिशर प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, वो होता नहीं है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री हम लोग देखते हैं तो होता नहीं है, बट अगर दिख रहा है तो ना POS होगा ना COS होगा, फैक्ट्री बताया था ऑप्टिकली एक्टिव। और लास्ट वाला पार्ट जो क्या है, COS क्यों नहीं होता है? एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है ये चीज, इसलिए नहीं होता है। एक्लिप्स्ड फॉर्म का मतलब क्या है, तुम एक बार लेक्चर देखो, उसमें तुमको पता चल जाएगा। बस हम फिर से एक बार बस बोल दे रहे हैं कि एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। एक्लिप्स्ड फॉर्म मतलब ग्रुप एक दूसरे के सामने सामने होता है, इस तरह का चीज होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसमें होता है। हाँ, इस केस में हम लोग कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव अपना। ठीक है, तो जैसे एक चीज सोच के देखो कि अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मान लेते हैं कि ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, हमको नहीं मालूम, मान लेते आ रहा है, तो नीचे का बाय डिफॉल्ट एस होना चाहिए क्योंकि मिरर इमेज है, ऑप्टिकली इनएक्टिव पार्ट है। पहला चीज। दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो ऑब्वियस सी बात है एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। और नीचे वाला पार्ट यहाँ का मिरर इमेज है तो आर होना चाहिए, सामने की रिस्पेक्ट में भी आर होना चाहिए। यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को लेके चले तो पहले के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ आर कॉन्फ़िगरेशन है, बट यहाँ तो हम लोग एक स्विच कर दिए थे, तो इसका मतलब यहाँ एस होना चाहिए। और नीचे वाला पार्ट क्योंकि मिरर इमेज यहाँ पे नहीं है इस बार, तो नीचे का भी कॉन्फ़िगरेशन एस ही निकल के आएगा। और पहला पार्ट ये पार्ट मिरर इमेज, इसका मतलब यहाँ आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो एक कैरियर सेंटर पे इतना ही तो कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, बाकी कुछ भी कर लो तुम, ग्रुप को कैसा भी कर लो, स्विचिंग करके वो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन में आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। मतलब हम लोग पूरे मॉलिक्यूल को 4 पार्ट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें से हम लोग का जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लास्ट के दोनों पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है और मिरर इमेज है। इसका मतलब इनैंशियोमर आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं, पहला चीज। तो ये तो इनैंशियोमरिक पेयर हो गया। ये भी देख के लग रहा है कि मिरर इमेज है, मतलब इनैंशियोमर होना चाहिए, बट क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव पार्ट है तो इनैंशियोमर तो कभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड नहीं हो सकता, वो हटा दिया। और दूसरा, अगर हम लोग का इनैंशियोमर वाला पार्ट नहीं है तो इस चीज को अगर ऐसा फ्लिप कर दें प्लेन ऑफ पेपर में, क्योंकि हम लोग फिशर प्रोजेक्शन को प्लेन ऑफ पेपर में ऐसा फ्लिप कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, बट प्लेन ऑफ पेपर में ऐसा घुमाएंगे कभी भी उसको उल्टा नहीं फ्लिप कर रहे होंगे। तो जब इसको फ्लिप करेंगे तो नीचे का CH3 ऊपर जाएगा, ऊपर का CH3 नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे। OH वाला पार्ट राइट साइड में जाएगा, दोनों का दोनों, ऊपर वाला पार्ट नीचे जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर, और H वाला पार्ट ऊपर और नीचे जाएगा। तो इस केस में ये पहला कंपाउंड और ये जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। लेफ्ट में दोनों ऊपर नीचे H, राइट साइड में दोनों ऊपर नीचे OH, CH3 ऊपर CH3 नीचे। तो भले ही यहाँ RS और SR कॉन्फ़िगरेशन था, बट एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसमें करना क्या, कितना स्ट्रक्चर तो बनाने का टाइम नहीं होता है, पूछेगा भी नहीं। खैर इसमें बस ये चीज देख लेना चेक करते वक्त, सिमेट्रिकल कंपाउंड अगर रहा तो, कि जो भी हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन है इसको यहाँ 20 से ऐसा रोटेट कर दिया है। तो जब इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने पे हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन RS की जगह SR निकल के आएगा। तो ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन कहीं मैच कर रहा है क्या, या नीचे मैच कर रहा है? अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है और कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेम एग्जैक्टली कंपाउंड निकल के आ जाएगा। ये हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इस तरह के केस में हम लोग सेम कंपाउंड, इसका मतलब इसको 1 काउंट करते हुए कैलकुलेशन में रिमूव कर दिया करेंगे।
बट जैसे चलो मान लो कि हम लोग बड़े स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बड़े स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग को 4 कैरल सेंटर में जाना पड़ेगा, मतलब 16 स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा मुश्किल चीज है। तो हम लोग उस स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, इतने स्ट्रक्चर पे इस चीज को छोड़ रहे हैं। मेन कंफ्यूजन जो हम लोग को देखना होता है वो हम लोग के इवन नंबर वाले पार्ट में होता है, एन इक्वल टू अगर सॉरी ऑड नंबर वाले पार्ट में होता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जो हम लोगों को डिस्कस करना होता है, उस चीज को हम लोग सूडो कायरल सेंटर भी बोला करते हैं, कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वैसा कायरल सेंटर जिसका कायरलिटी अपने से अटैच्ड कायरल सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, उस चीज को हम लोग सूडो कायरल सेंटर बोला करते हैं। और उसका सिंपल सा एग्जांपल ये है CH3 CH 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 CH3, मान लो ऐसा दे रखा है यहाँ पे, चलो बीच में OH ले लेते ज्यादा बेटर होगा ये चीज। तो सबसे लेफ्ट वाले साइड की बात करते हैं। लेफ्ट वाला साइड कायरल सेंटर है, बिल्कुल फिक्स्ड कायरल सेंटर है। राइट वाला साइड भी कायरल सेंटर है। बीच वाला जो एटम है इसमें OH प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, और लेफ्ट का ग्रुप और राइट का ग्रुप सेम टाइप का दिख रहा है, तो कायरल सेंटर होना तो नहीं चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर लेफ्ट वाला पार्ट R कॉन्फ़िगरेशन है और राइट वाला पार्ट S कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट साइड का जो ग्रुप है एग्जैक्टली सेम नहीं है, मतलब एटम के स्ट्रक्चर वाइज सेम है। बोलो। सिमिलर होगा। नहीं, सिमिलर केवल स्ट्रक्चर वाइज है, मतलब लोग एटम के स्ट्रक्चर वाइज अगर बात करें तो सेम है, बट स्पेस के ओरिएंटेशन में यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं है। स्पेस के ओरिएंटेशन में एक साइड का ग्रुप R कॉन्फ़िगरेशन है और एक साइड का ग्रुप S कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह के केस में जब अपने आजू बाजू वाला कायरल सेंटर अपने स्पेस के ओरिएंटेशन के वजह से एक एटम के कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड कर रहा है या फिर कायरलिटी को डिसाइड कर रहा है, इस तरह के सिनेरियो में जो सेंटर वाला एटम होता है, इस चीज को हम लोग आराम से सूडो कायरल सेंटर बोलते हुए काम कर सकते हैं। मतलब वैसे एटम्स जिनका कायरलिटी अपने आजू बाजू वाले कायरल सेंटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको सूडो कायरल सेंटर बोलेंगे। पहचानना कैसे है, तो सिंपली ये देखना कि कोई एक ऐसा एटम जिसके अगल बगल में सिमेट्रिकल कायरल सेंटर है, वो सूडो कायरल सेंटर होगा, सीधा ऐसा बोला जा सकता है। यहाँ पे एक तो पहला पार्ट यही चीज कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितना होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव या फिर मीजो कंपाउंड कितना होगा, और फिर उसके बाद टोटल पार्ट कितना होगा। एक तो ये पार्ट ध्यान रखना होता है, जिसमें जब हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात करते हैं तो 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power n-1/2 होता है फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला तुम्हारे पुराने ज्योमेट्रिकल आइसोमर के फॉर्मूले से अलग है, बाकी सबका पार्ट सेम है, बट इस केस में हम लोग को ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट के फॉर्मूले में 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power n-1/2, और मीजो वाले पार्ट में भी 2 to the power n-1/2 होता है। ये फॉर्मूला सेम है जैसा हम लोग ऊपर में लेके चले थे 2 to the power n-2/2 के जैसा, सिमिलर टाइप का है, बट ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट में इसी चीज को हम लोग माइनस करके चल रहे हैं। मतलब अगर टोटल की बात करें हम लोग, इन दोनों को एडअप करें तो माइनस वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 to the power n-1 निकल के आएगा वैल्यू। तो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन है बाकी जगह के फॉर्मूले से, इस एक चीज को थोड़ा ध्यान रखना। और एक्सप्लेन करते वक्त हम एक्सप्लेन कर दे रहे इसको पहले तो कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। पहला चीज ये कि 3 कायरल सेंटर्स हैं, तो 3 कायरल सेंटर में जैसे तीनों पे R कॉन्फ़िगरेशन, मान लो ऐसा लेके चले, एक पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद एक पे R कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एक पे S कॉन्फ़िगरेशन, तो R R S हो गया, या फिर R S R हो गया, या तो फिर 8 पॉसिबिलिटी होगा। S R R हो गया। क्या बोल रहा है? 8 पॉसिबिलिटी है। क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। सर 8 पॉसिबिलिटी होगा फिर। 8 पॉसिबिलिटी है। 8 हाँ, पॉसिबिलिटी तो हम लोग 8 ही लेके चल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है 8 पॉसिबिलिटी है, आएंगे उस चीज पे भी। ये सब पॉसिबिलिटीज हम लिखते चले जा रहे हैं। टोटल 8 पॉसिबिलिटी है, तो अपना आंसर तो 8 होना चाहिए। अब एक चीज सोच के देखो कि हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं पहले। सूडो कायरल सेंटर को भी हम लोग n=1 काउंट किया करते हैं, तो यहाँ एक कायरल सेंटर है n=1, यहाँ एक कायरल सेंटर n=1 और सूडो कायरल सेंटर n=1। मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में हम लोग के पास n=3 दे रखा। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट कैलकुलेट करें, चलो पहले ऑप्टिकली एक्टिव बाद में कैलकुलेट करेंगे, हम टोटल की केवल बात करते हैं।
अगर टोटल पार्ट कैलकुलेट करें तो 2 to the power n-1 मतलब 3-1 2 to the power 2 4 होना चाहिए वैल्यू। तो इसको देख के ये बताओ कि कौन कौन सा पार्ट कॉमन है, 4 कैसे आंसर निकल के आ पाएगा, ये चीज सोच के देखो। पहला थर्ड और लास्ट से पहला थर्ड नहीं होगा। तो अगर ये 8 पॉसिबिलिटी है, पहला थर्ड और लास्ट से पहला थर्ड, क्या बोला, पहला थर्ड और लास्ट से पहला थर्ड, ये लास्ट से शुरू पहला से पहला थर्ड। थर्ड और लास्ट से पहला थर्ड। 1368। सुना, आवाज नहीं आ रहा मेरे को। सर आवाज नहीं आ रहा, सर आवाज नहीं आ रहा। खाली लिपस्टिक आवाज दिख नहीं रहा आ है। रहा था, आवाज नहीं आ रहा। नहीं अब सर। आ रहा है। अब आ रहा है सर। अब आ रहा है। हाँ ठीक है, नहीं मेरे में नेट थोड़ा गायब हो गया शायद से। फिर से नहीं आ रहा। हाँ अभी आवाज आ रहा है। यस सर। हाँ ओके, चलो याद दो। जैसे इसमें सबसे पहला पार्ट RRR कॉन्फ़िगरेशन, नीचे SSS कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव दिखाई दे रहा है हमको, नीचे वाला पार्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव दिखाई दे रहा है, तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव तो यही हो गया, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ इनैशोमेरिक पेयर भी होगा। फिर RRS कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो ये भी हमको ऑप्टिकली एक्टिव दिखाई दे रहा है, मान के चल रहे कि ऑप्टिकली एक्टिव दिखाई दे रहा है। नीचे वाले पार्ट को अगर कंसिडर करना शुरू करें RSR, तो ये भी हमको ऑप्टिकली एक्टिव टाइप का ही पार्ट दिखाई दे रहा है। बट चलो ठीक है, एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक कंसिडरेशन ले सकते हैं। अगर यहाँ बीच में मिरर इमेज रख दें, बीच में मिरर, तो बीच वाला कैरल सेंटर में तो खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बीच वाला कैरल सेंटर उस मिरर इमेज में ही निकल गया। तो R का मिरर इमेज S है, इसका मतलब ये पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखाई दे रहा है, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल के आया। RSR में अगर बीच में मिरर रखे हम, तो इस केस में RR एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो सकता, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव दिखाई दे रहा है। SRR में अगर यहाँ बीच में मिरर रखे हम लोग, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखाई दे रहा है। RSS में यहाँ मिरर इमेज रखे तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखाई दे रहा। SRS वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव दिखाई दे रहा, SSR वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखाई दे रहा। तो अगर हम लोग को टोटल 4 ही काउंट करना है, तो इन सब में क्या क्या पार्ट कॉमन लेके चले हम लोग, सबसे पहला सवाल ये होता है। अब कॉमन वाला पार्ट अगर अपने को निकालना है तो उसमें कुछ कुछ चीजें मर्ज होनी चाहिए। चलो करके देख लेते हैं क्या क्या चीज मर्ज हो रहा है, एक बार कर करके देखने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में जैसे मान लो, एक मिनट रुक जाओ, पहला वाला पार्ट तो किसी से मर्ज नहीं होगा। अगर पहले वाले पार्ट को यहाँ से ऐसा रोटेट करते हैं तो आर 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 घूम करके भी आर 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 रहेगा, ये कहीं से मर्ज नहीं होने वाला, ये काउंट करेंगे। तो नीचे वाला पार्ट भी काउंट करेंगे, एस 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 मिरर इमेज है। आर आर एस को जब घुमाएंगे तो घुमाने के बाद एस आर आर निकल के आना चाहिए वैल्यू। एस आर आर यहाँ दिखाई दे रहा, तो चलो ठीक है, ये पार्ट तो दिख गया कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो एक को हम रिजेक्ट कर देते हैं। आर एस आर को जब घुमाएंगे तो आर एस आर ही निकल के आना चाहिए, ऐसा आर एस आर कहीं निकल के नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पार्ट भी यूनिक है। तो इसका मतलब अभी तक 3 यूनिक निकल के आया। फिर उसके बाद हम लोगों का आर एस एस है, जब इसको घुमाएंगे यहाँ से ऐसा रोटेट किया है, तो आर एस एस घूमने के बाद एस एस आर होना चाहिए। तो आर एस 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 आर, तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ये पार्ट एक यूनिक निकल के आ गया। फिर एस आर एस कहीं भी नहीं था, घुमाने के बाद एस आर एस रहेगा, ये भी यूनिक निकल के आएगा, और नीचे वाला पार्ट तो यूनिक था ही। तो अभी हम लोग का 6 वैल्यू आ रहा है, हम लोग को तो अपना आंसर 4 ही चाहिए।
हम लोग घुमा घुमा के भी देख लिए, जैसे लिखे थे ना कि RS है, इसको घुमाएंगे तो SR हो गया, ये जहाँ कहीं भी निकल के आ रहा है उसको रिजेक्ट कर दो, तो वो दोनों सेम निकल के आएगा। तो यहाँ पे RRR घुमाने के बाद RRR रह गया, यूनिक है, कहीं ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आ रहा। लेकिन बाकी में से 2 पार्ट रिजेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी 6 पार्ट रह गया। लेकिन टोटल तो यहाँ 4 बोल रहा है, और फॉर्मूला है तो ऑब्वियसली बात है गलत तो अभी मान के चल रहे कि नहीं होगा। तो क्या गलती कर रहे हैं, तो गलती इस चीज पे आ रहा है बेसिकली, और इसलिए काउंटिंग में इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। सूडो कायरल सेंटर, हम लोग बीच वाले एटम को कायरल सेंटर तब मानते हैं जब हम लोग का आजू बाजू वाले पार्ट का कन्फिग्रेशन डिफरेंट आ रखा हो। मतलब बीच वाले एटम को कायरल सेंटर के जैसा तब बिहेव करा पाएंगे जब अगल बगल वाले का कन्फिग्रेशन डिफरेंट दे रखा हो। अगर यहाँ पे R कन्फिग्रेशन है और सामने वाले का भी R कन्फिग्रेशन है, तो बीच वाला पार्ट कायरल सेंटर के जैसा बिहेव ही नहीं करेगा। तो एक चीज सोच के देखो, इन सारे स्ट्रक्चर में पहला पार्ट, यहाँ वाले पार्ट में, पहले पार्ट में RRR कन्फिग्रेशन है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का और राइट साइड का कन्फिग्रेशन RR है, तो बीच वाला पार्ट कायरल सेंटर के जैसा बिहेव ही नहीं करेगा, ये चीज हट गया। तो इफेक्टिवली यहाँ पे कन्फिग्रेशन वाला पार्ट अपने को RRR नहीं दिखाई देगा, 2 ही कायरल सेंटर इफेक्टिवली RR कन्फिग्रेशन। फिर RRS है, तो RRS में हम लोग का एक तरफ R एक तरफ S है, मतलब अब यहाँ पे कायरल सेंटर के जैसे एक चीज रहेगा, तो इसका कन्फिग्रेशन एज इट इज हम लोग छोड़ के चल जाएंगे। फिर RSR, फिर से यहाँ पे लेफ्ट और राइट का कन्फिग्रेशन RR है, इसका मतलब बीच वाला पार्ट कायरल सेंटर के जैसा बिहेव नहीं करेगा, तो फिर से RR कन्फिग्रेशन निकल के आएगा। फिर अगर हम लोग इन दोनों को रिलेट करके देखें, तो ऊपर वाला आइटम RR कन्फिग्रेशन, नीचे वाले स्ट्रक्चर में RR कन्फिग्रेशन, तो ये दोनों तो आपस में सेम निकल के आ रहा है। इसका मतलब इस चीज को हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, ये अपना यूनिक पॉसिबिलिटी नहीं है। वो हम लोग लिखते वक्त कन्फिग्रेशन में गलती कर रहे थे, उसको कायरल सेंटर बनाते हुए काम कर रहे थे, इसलिए अपना आंसर गलत आ रहा था, तो इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। RR कन्फिग्रेशन सेम आया, तो केवल ये पहला पॉसिबिलिटी काउंट किए और नीचे वाला पार्ट सेम निकल के आया। उसी टाइप से अगर हम लोग आगे काउंट करें तो SRS वाला जो पार्ट है और SS वाला पार्ट है, इसमें भी ये कायरल सेंटर नहीं होगा, ये SS कन्फिग्रेशन, ये भी कायरल सेंटर के जैसा बिहेव नहीं कर पाएगा, SS कन्फिग्रेशन दोनों सेम आएगा, तो किसी एक को रिजेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो ये वाला पार्ट निकल के आएगा। तो इस केस में टोटल अपना अगर 4 है, तो सिमेट्रिकल कंपाउंड में कुछ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव वाला पार्ट 2 to the power n-1, मतलब 3 - 1 माइनस 2 to the power n-1/2, मतलब 2 to the power 2 माइनस 2 to the power 1, यहाँ से वैल्यू 2 आएगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव 2 होना चाहिए। तो एक ऑप्टिकली एक्टिव है, और क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव एक हो गया, तो दूसरा इसका मिरर इमेज तो होगा ही होगा, तो RR का मिरर इमेज SS ये ऑप्टिकली एक्टिव निकल के आ गया, दो अपना आंसर ठीक है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला पार्ट 2 to the power 3 - 1/2, ये वैल्यू भी 2 आना चाहिए। तो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है और दूसरा एक और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो लेकिन दोनों आपस में सेम नहीं है। यहाँ पे RRS कन्फिग्रेशन है और नीचे वाले पार्ट में RSS कन्फिग्रेशन है, तो इस बार दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन दोनों आपस में सेम नहीं है। ये दोनों वाले पार्ट में सिमिलैरिटी था, ये पार्ट सेम था, जिसमें से एक को रिजेक्ट किए, और नीचे वाले पार्ट में भी सिमिलैरिटी था, एक को रिजेक्ट किए थे, लेकिन स्टिल 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर निकल के आ गया। तो 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, 2 ऑप्टिकली एक्टिव, टोटल मिला के 4 स्टीरियोइसमर्स की हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। तो इस केस में काउंटिंग में थोड़ा ध्यान रखना, अगर हम लोग सूडो कायरल सेंटर्स की बात करें, सूडो कायरल सेंटर ऑड में ही आएगा, इवन में नहीं आने वाला। सूडो कायरल सेंटर्स की बात करेंगे उसमें इस तरह का केस आएगा जहाँ पे सेंटर वाला पार्ट कायरल सेंटर के जैसा बिहेव ही नहीं करेगा, तो काउंटिंग में लिखते वक्त इस पार्टिकुलर चीज को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना, अदरवाइज गलती कर जाएंगे। बाकी फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस बार अगर साइक्लिक रिंग रहा तो भी फॉर्मूला अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लो ऐसा रिंग दे रखा है और इसमें बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसमर काउंट करो, तो सिंपली कायरल सेंटर काउंट करो, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसमर्स पर स्टीरियो सेंटर 2 निकल के आएगा, मतलब n = 2 ले लिया, 2 to the power 2 अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो सीधा 4 अप्लाई कर दिया। अगर इसी के जगह पे मान लो एक क्लोरीन, यहाँ भी एक क्लोरीन होता, तो n = 2 अभी भी है, बट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एक इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर दे रखा, तो उस केस में ऑप्टिकली एक्टिव वाला पार्ट
2 to the power n minus 1, मतलब 2 to the power 2 minus 1, यहाँ से वैल्यू 2 आएगा। और मीजो कंपाउंड 2 to the power 2 minus 2/2, इसका मतलब 2 to the power 0 1 आएगा, मतलब वैल्यू 3 आएगा। याद भी रख लेना इस चीज को। अगर n इक्वल टू 2 है, इवन कंपाउंड है, तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव 1 मीजो, बहुत बार आएगा, बहुत बार रिपीट होगा, तो याद ही कर लो। ऑप्टिकली एक्टिव 2 मीजो 1, टोटल मिला के अपना आंसर 3 निकल के आने वाला है। तो साइक्लिक कंपाउंड में इस बार सोचने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बताया था कि स्ट्रक्चर बना बना के काउंट करना है, यहाँ काउंटिंग नहीं करना है, यहाँ पे सीधा आंसर पुट अप कर सकते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो, लेकिन फॉर्मूला तभी अप्लाई करना जब स्ट्रक्चर सिंपल टाइप का दिख रहा हो। अगर स्ट्रक्चर में बाईसाइक्लो कंपाउंड या कुछ भी है, तो सब तरह के केसेस में हम लोग कभी भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, काउंटिंग करके काम करेंगे। एक इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, अभी हम सजेशन भी देंगे कि काउंटिंग करके भी काम करना। इस तरह का सिनेरियो अगर मान लो, और बोला है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसमर्स कैलकुलेट करो। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है n इक्वल टू 1, एक कैरल सेंटर पॉसिबल है n इक्वल टू 1, एक कैरल सेंटर पॉसिबल है n इक्वल टू 1, और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है क्योंकि बी से डिवीजन करने पे लेफ्ट राइट का पार्ट सेम नहीं है। तो टोटल n इक्वल टू 3 है, मतलब टोटल 2 टू द पावर 3। अपना आंसर 8 के बराबर होना चाहिए। ये तो फॉर्मूला हो गया। काउंटिंग कैसे करें? तो काउंटिंग में ऐसा ध्यान रखना, जैसे जो डबल बॉन्ड है इसके लॉन्ग मॉलिक्यूल सिस में हो सकता है, इसके लॉन्ग मॉलिक्यूल ट्रांस में हो सकता है। सिस वाले पार्ट में एक कायरल सेंटर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन आर हो सकता है, एक का आर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे का एस, एक का एस, दूसरे का आर, दोनों का एस कॉन्फ़िगरेशन। और ट्रांस वाले में आर आर कॉन्फ़िगरेशन, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, एस आर कॉन्फ़िगरेशन, एस एस कॉन्फ़िगरेशन। तो सिस स्ट्रक्चर के अंदर 4 पॉसिबिलिटी, ट्रांस स्ट्रक्चर के अंदर 4 पॉसिबिलिटी, टोटल मिला के हम लोग आराम से 8 स्टीरियोइसमर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका ध्यान रखना। अगर डबल बॉन्ड प्लस दूसरे स्टीरियो सेंटर्स का कॉम्बिनेशन है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन पुट अप करते हुए कैलकुलेशन किया जा सकता है। कैलकुलेशन करते वक्त कभी भी 16-17 स्ट्रक्चर वाले पार्ट का कैलकुलेशन मत करना। मतलब कोई ऐसा बोल सकता है कि सर अगर 2 डबल बॉन्ड होगा और 2 कैरल सेंटर हो गया तब क्या करें? तो 2 डबल बॉन्ड और 2 कैरल सेंटर है, तो टोटल 2 टू द पावर 4 मतलब 16 बार लिखने की जरूरत थोड़े ना है, फिर तो फॉर्मूला अप्लाई करो। ऐसा हो सकता है कि कोई बोल सकता है कि सर एक कैरल सेंटर और 2 डबल बॉन्ड है, तो एक कैरल सेंटर और अगर 2 डबल बॉन्ड दे रखा मान लो ऐसा, तो उसमें ऐसा कर लेना, कैरल सेंटर पे आर कॉन्फ़िगरेशन या एस कॉन्फ़िगरेशन, डबल बॉन्ड के लॉन्ग सेस और सेस, सेस ट्रांस, ट्रांस सेस, ट्रांस ट्रांस, इसमें 4 हो गया। एस कॉन्फ़िगरेशन में भी सेस सेस, सेस ट्रांस, ट्रांस सेस और ट्रांस ट्रांस, यहाँ भी 4 हो गया। टोटल मिला के यहाँ से भी 8 आंसर आएगा। तो ये सब अपने कैलकुलेशंस करने के पार्ट हो सकते हैं। और बाकी हम सजेशन देंगे कि जब भी कभी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड दे रखा हो या फिर एलिन्स का स्ट्रक्चर दे रखा हो, स्पाइरो कंपाउंड दे रखा हो, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना, फॉर्मूले के हिसाब से काम मत करना। लॉजिक बस ये लगाना, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका कोई दूसरा ओरिएंटेशन हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो जो दिख रहा है स्ट्रक्चर बस उसका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो उसका मिरर इमेज ले लो, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सीधा 2 अपना आंसर पुट अप कर सकते हैं, आंसर निकल के आ जाएगा, ज्यादा उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीन नहीं सॉरी 2 डिफरेंट सिनेरियो है, वो हम तुम लोगों को पहले तुम लोग कुछ बेसिक कैलकुलेशन करके सीख लो, क्योंकि वो 2 डिफरेंट सिनेरियो में हम लोग काउंटिंग ही किया करेंगे, बहुत ही स्पेसिफिक केस है काउंटिंग को लेकर के। वो 2 डिफरेंट सिनेरियो जैसे ही नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पहले डिस्कशन करेंगे, उस डिस्कशन के बाद ही हम तुरंत तुम लोग को बताएंगे कि ये 2 केसेस हैं, इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। कभी भी इस 2 तरह के केस आएगा, कभी भी उसमें फॉर्मूला अप्लाई करके काम नहीं कर सकते हम लोग, उसमें काउंटिंग ही करना पड़ेगा। कैसे काउंटिंग कर सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर किसी को इतने पार्ट में कोई डाउट है काउंटिंग वाले पार्ट में या फॉर्मूले वाले पार्ट में, तो डाउट पूछ लेना। और अगर डाउट नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, जो तुम लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नोट्स कॉपी भेजा है, तुम लोगों को भेज दिया ना पीडीएफ नोट्स कॉपी का? यस सर। हाँ ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो नोट्स कॉपी भेजा है उसके पार्ट में जहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स का काउंटिंग है, एक तो फॉर्मूले वाले पार्ट के बेसिस पे जो कैलकुलेशंस है उसको कैलकुलेट करके देख लेना तुम लोगों को, पहले खुद से सारे के सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देख लेना। और उनको ट्राई करने के बाद इसमें कहीं पे है क्या, कायरल एटम तो हम लोग डिस्कस कर चुके, स्टीरियो आइसोमर में प्लेनो सिमेट्री, सेंट्रो सिमेट्री डिस्कशन हो चुका है,
रिलेशन वाला पार्ट डिस्कशन हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर वाला पार्ट अपने काम का नहीं है। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट वाला पार्ट अपने काम का नहीं है। ओजोनलेसिस वाला पार्ट अभी अपने काम का नहीं है। और इधर जीओसी शुरू हो जा रहा है। ओके ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, तो आइसोमरिज्म के बुकलेट में ही आराम से उम्र दे सकते हैं। उसमें 2-3 केसेस को छोड़ करके बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। एक तो ये चीज कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, इसमें G1, G2, G3, G4, G5, G7, इसमें दिमाग लगा सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो दिमाग लगा सकते हैं। G7, ठीक है। G8 टोटल नंबर ऑफ कीटोन इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो कीटोन भी बनाना है और स्टीरियोआइसोमर भी बनाना है। G8, इसी तरह के कुछ कुछ केसेस की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन में केवल ये करेंगे, क्या बोलते हैं, मतलब कैलकुलेशन करके काम करेंगे। इसमें तो खैर करना भी नहीं है, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन करके ही काम करेंगे। काउंटिंग करके काम करना है बेसिकली। इस वाले में तो करना भी नहीं है। J8 वाले पार्ट में सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। J8 वाले पार्ट में फॉर्मूला अप्लाई कर लो, J9 वाले पार्ट में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। J10 अभी ट्राई मत करना, J10 वाले पार्ट को छोड़ देना। J11 सोच के देख सकते हैं। J11 वाला पार्ट देख के मालूम पड़ रहा है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो काउंटिंग करके ही काम करना है। इस केस में फॉर्मूला अप्लाई करके काम मत करना, काउंटिंग करके काम करना। फिर उसके अलावा J12 ट्राई करके देखना। J12 वाले पार्ट के अलावा सब्जेक्टिव वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अभी तो इतने ही क्वेश्चन ट्राई करो, इन चीज को ढंग से देखना, और जो नोट्स कॉपी में एग्जांपल्स मैंने करा रखे हैं उन सब क्वेश्चंस को भी ट्राई करके देख लेना। मतलब उन क्वेश्चन में बहुत सिंपल कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को पहले देख लेना, उसके बाद बुकलेट के क्वेश्चंस ट्राई करके देखना। और तुम्हारे डीपीपी में अगर कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करके देख लो आराम से। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। और इसके बाद फिर जैसे ही हम लोगों का जो 2-3 स्पेसिफिक केसेस है जैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, तो फिर हम लोग एमएस ट्रान में आइसोमरिज्म में कंफर्मेशन आइसोमरिज्म का पार्ट और टॉटोमरिज्म का पार्ट छोड़ करके बाकी सारा का सारा क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू कर देंगे। उसका होमवर्क हम नेक्स्ट क्लास में दे देंगे तुम लोगों को। अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछो। बताओ भी कोई डाउट है तो। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए ना। 1 मिनट, यहाँ पे सर नहीं सर, थोड़ा आगे, मतलब आगे मतलब नीचे। नीचे। सर जो साइक्लिक कंपाउंड का बताए थे ना आप। अच्छा ये, यस सर, इसमें हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों नहीं काउंट किए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑलरेडी काउंटेड है इसमें, अगर ढंग से सोचो तो। जैसे हाँ ठीक है, चलो ये पॉइंट कर ध्यान रखना। अगर रिंग के केस में हम लोग स्टीरियो आइसोमर काउंट कर रहे हैं तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑलरेडी काउंटेड रहेगा। जैसे उसमें मान लो कि हम लोग पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो क्लोरीन वाला पार्ट सॉलिड पे हो सकता है, ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। क्लोरीन वाला पार्ट हम लोग का सॉलिड पे हो जाए और ब्रोमीन वाला पार्ट डैश पे हो जाए। तीसरा पार्ट क्लोरीन वाला पार्ट डैश पे हो जाए और ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे हो जाए। और चौथा पार्ट क्लोरीन वाला पार्ट डैश पे रहेगा और ब्रोमीन वाला पार्ट भी डैश पे रहेगा। मान लो ये 4 केसेस लेके चलते हैं, तो दोनों पार्ट सॉलिड पे और दोनों पार्ट डैश पे, ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर निकल के आएगा। और यहाँ पे एक पार्ट सॉलिड पे एक पार्ट डैश पे, एक पार्ट डैश पे एक पार्ट सॉलिड पे, ये दोनों आपस में एनेंटियोमर निकल के आएगा। और इन दोनों को अगर रिलेट करो
तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है। तो इस केस में ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें हम लोगों का 2 तो इनैंशियोमर, बाकी बचा 2 भी इनैंशियोमर आएगा, और ये पार्ट आपस में अगर रिलेट करे तो ये पार्ट हम लोगों का टेस्टिरियोमर भी निकल के आने वाला है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बाय डिफॉल्ट काउंटेड है। पहला वाला पार्ट हम लोग का सिस स्ट्रक्चर है, दूसरा वाला ट्रांस स्ट्रक्चर है। तो अलग से ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ने वाली अपने को। ठीक है? यस सर। और कोई डाउट? एक बार नोट्स कॉपी वाले पार्ट को भी रीड करना, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे जो एग्जांपल्स दे रखे थे उन सबको रीड करके देखना, क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस में ढंग से एग्जांपल्स दे रखे हैं, काफी सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट रीड करना तो रीड कर लेना जो भी लिखवा रखा है, उसके बाद ही बुकलेट वाले क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना। तो आज के लिए क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का स्टीरियोआइसोमरिज्म का 2-3 हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डीएल नोमेनक्लेचर, एंगल ऑफ रोटेशन। हाँ ठीक है, ये 3 टॉपिक बचा हुआ है, तो हम लोग उसके बाद ये 3 टॉपिक का डिस्कशन करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चाय पीने का टाइम हो गया। चलो ठीक है, बाय बाय।